यदि हम नीति शास्त्र और सत्यनिष्ठा इस विषय की बात करें तो ये अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। बहुत सारे लोगों को तो अभी तक समझ में नहीं आया ये विषय कि क्या है। और सबसे बड़ी दिक्कत इसके साथ आती है कि जब आप लिखने जाते हो तब आप लिख नहीं पाते हो। तो मेरा पहला कर्तव्य है कि मैं आपको ये सब्जेक्ट को, है चूँकि बहुत आसानी है नहीं इसमें कुछ भी, बट मुद्दा ये है कि इसको लेकर बहुत उलझाव है। ना तो इसको सुलझाया गया, ना तो इसकी विषय वस्तु को बताई गई, चीज़ों को उलझा के रख दिया गया आप लोगों को। तो मेरा फ़र्ज़ ये है कि मैं आपको बेसिक क्लास के माध्यम से पहले आपके टर्म्स क्लियर कर दूं सारे। जब एक बार ये काम कर ले जाऊंगा तो मैं निश्चिंत हो जाऊंगा, आप भी निश्चिंत हो जाओगे। अब मुझे आप ये बताइए कि जब हम अपने मेन टॉपिक पे एंटर करेंगे, जब सब्जेक्ट में आना शुरू करेंगे, अभी तो हम आधारभूत बेसिक्स ही देख रहे हैं। 8 क्लासेज हमने बेसिक में की, अभी मान लो 2 क्लासेज और होंगी, 10 क्लासेज बेसिक्स में हो गई, और जिसमें मैंने पूरा का पूरा कवर करा दिया आपका सारा कुछ, हर एक टर्म्स आप देखते जा रहे हैं। अब आगे जब हम इसको डिटेल से चालू करेंगे तो यही विषय वस्तु फिर से वापस आएगी मिलने। फिर से हमें सत्यनिष्ठा के बारे में पढ़ना है, फिर से हमें भावात्मक समझ के बारे में पढ़ना है, फिर से हमें अभिरुचि के बारे में पढ़ना है, फिर से हमें अभिवृत्ति के बारे में पढ़ना है। यानी अगेन यही टर्म्स हमारे सामने आएंगे। फिर मुझे लगता है कोई चैलेंज रहेगा हमारे सामने? कोई चैलेंज नहीं रहेगा किसी भी तरीके से। बहुत आसानी से आपको यही चीज़ें रिकॉल होती जाएंगी, है ना। लिखने की प्रैक्टिस भी हम शुरू कर देंगे तो साथ साथ आप लिखना भी चालू कर देंगे। तो ये पेपर देखो बहुत डायनेमिक है, इस पे अच्छे मार्क्स भी आते हैं, लेकिन इस पे काम उतना छात्र करता नहीं है। लोग क्या, स्टूडेंट की मनोवृत्ति क्या है, आपको लगता है कि पीटी क्वालिफाई हो जाए फिर इथिक्स पढ़ लेंगे। इथिक्स प्रीलिम्स के बाद की चीज़ नहीं है। इथिक्स पे पहले आपको इतना काम करना पड़ेगा कि प्रीलिम्स के बाद सिर्फ रिविज़न किया, काम हो गया। अभी बहुत सारे बच्चों के एग्ज़ाम है मेंस के, अब वो घबरा रहे हैं। जैसे कि अभी सिविल का आईएएस का मेंस है, यूपीपीसीएस का मेंस है, तो ये जो मेंस वाले बच्चे हैं अब इनके अंदर घबराहट सी आ रही है। इनको लग रहा है कि अब कैसे न कैसे करके क्या करें। तो ऐसी कंडीशन में डरना नहीं है, डरने से कुछ होता नहीं है ना। मुद्दा है कि चीज़ों को सुलझाते हुए लेके चलना है, और वही काम मैं कर रहा हूँ। और इस चीज़ को आपको मैं सच बता रहा हूँ, जब आपका ये पूरा बेसिक्स ख़त्म होगा और एडवांस भी हम ख़त्म करके बैठेंगे, आप सबसे कंफर्ट जोन में होंगे इस सब्जेक्ट को लेकर के। बस मुद्दा ये है कि मेरा साथ दीजिएगा आप लोग। दिक्कत कहाँ पे आती है, बच्चों को 2-3 मिनट, क्योंकि इस सब्जेक्ट को हम अच्छे से करेंगे। आमतौर पर होता क्या, इसको लेके जो संस्थानों की नियत रही है, और इसी कारण से सब्जेक्ट इतना आज भी बच्चों को जटिल लग रहा है। लोग जो है 40 क्लास, 50 क्लास, 60 क्लास ऐसे करके पढ़ाते हैं। मैं ऐसे करके नहीं पढ़ाऊँगा। मैं आपको पढ़ाऊँगा कि आपके अंदर समग्रता विकसित हो, कैसे न कैसे करके आपके अंदर चीज़ें विकसित हो जाएं। इथिक्स को लेकर कोई दिक्कत ना है, लिखने से लेकर, पढ़ने से लेकर, समझने से लेकर और समझाने से लेकर के हर लेवल पे हम काम करेंगे, तो फिर कोई दिक्कत हमें नहीं होगी, है ना। तो हमने द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, मेरे ख्याल से लास्ट टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि 2005 में सरकार के द्वारा एक कमेटी बनाई गई और उसको ये कर्तव्य सौंपा गया कि शासन में आपको कुछ प्रगतिशील सुधारों को लेकर के कार्य करना है। तो मैंने आपको क्या क्या चीज़ें लिखवा दी थी, 15 की 15 रिपोर्ट आपको लिखवाई थी, कि जो 15 रिपोर्ट आई थी उन सबके नाम मैंने लिखवा दी थी। यहाँ तक काम हुआ था। साथ में आपको क्लासेस भी भेज दी गई थी द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की। लेकिन अब आप लोग कैसे हैं, आप लोग क्या है ना, देखो अब घर पे रहे, 2 दिन अवकाश रहा बीच में, इसके बावजूद भी आप एक टास्क नहीं कर पाए। बताइए, एक टास्क नहीं कर पाए। 9 क्लासेस थी, आराम से चाहते तो पूरा कंप्लीट कर डालते। दरअसल आपके अंदर दिक्कत क्या है पता है, आप दीर्घ सूत्री हो। दीर्घ सूत्री किसे कहते हैं पता है? दीर्घ सूत्री का मतलब होता है जो आज के काम को कल में टालता है। आप दीर्घ सूत्री हो। ऐसा नहीं होगा कि आपको समय नहीं मिला होगा, ये झूठ है। क्लास होती तो आप क्लास में आते, फिर करते उसे। 2 दिन का आपको अवकाश था, गैप था, लेकिन आपने क्या किया, उस टाइम को कल में टाल दिया। कल कर लूँगा, बाद में कर लूँगा, यहीं ना करा दें। अरे बढ़िया टॉपिक आ गया था, चाहते तो करके बैठ जाते, कंफर्ट जोन में बैठ गए। तो आपको करना चाहिए था। ये दिखाता है कि आपके अंदर कमिटमेंट नहीं है, प्रतिबद्धता नहीं है। मैं हमेशा क्या कहता हूँ, आप लोग निकलते हो तो आईएएस बनने की जर्नी में, लेकिन पूरी कोशिश कर देते हो कि कहीं बन ना जाऊँ धोखे से। मैं पूरा दम लगा रहे हो, अब आपने चालू कर दिया वो दम लगाना। अरे कोई काम दिया गया है तो उसे करो, ख़त्म करो। कल में क्यों सौंपना, जैसे ही मिला मिलते उस पर शुरू हो जाना चाहिए। कल कल करते करते कितने काम पेंडिंग रह गए आज, है ना। तो ये जो मेंटालिटी है इसे ख़त्म करो जितनी जल्दी से जल्दी हो सके, तो इतना मतलब कि काम हो जाता। चलो कोई नहीं, आपकी मर्ज़ी, आपको करना है, मेरा काम है देना आपको।
अब आगे जो अगला टॉपिक है आपका आयोग की अनुशंसाएं हैं कुछ, तो अनुशंसाएं भी लिखेंगे, मैं लिखवा दे रहा हूँ। दरअसल ये यदि आपने कर रखा होता तो शायद मेरे ख्याल से अभी तक काम हो गया होता हमारा। इसके बाद कुछ टर्म्स हैं प्रॉपर, जैसे कि एक टर्म्स है आपका जिसका नाम है सामाजिक अंकेक्षण, जिसे बोलते हैं सोशल ऑडिट। ये क्या है सामाजिक, ये आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। अब इसको आपने सुना बहुत होगा, कई बार जो है ये बात की जाती है, कई बार आप देखेंगे कि बहुत एनजीओ जो होते हैं या फिर तो सोशल ऑडिट की बहुत बात की जाती है कि सोशल ऑडिट हो जाए, ठीक है। कई बार कई टीचर बोलते हैं, कई बार मैं भी ये टर्म्स यूज कर चुका हूँ कि आप चाहो तो आज़ाद इस एकेडमी का सोशल ऑडिट करा सकते हो। तो ये क्या होता है, सोशल ऑडिट किसे कहते हैं, आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। इसके बाद एक आपका टॉपिक, एक शब्द आपका आता है जिसका नाम है लोक भागीदारी, पब्लिक पार्टिसिपेशन। ये शब्द यदि लिखने को आ जाए तो क्या लिख पाओगे आप, भागीदारी। ये शब्द बहुत हम यूज करते हैं कि पब्लिक पार्टिसिपेशन होना चाहिए हर एक कार्य पे। अब स्वच्छ भारत अभियान है, सफल क्यों है, पब्लिक पार्टिसिपेशन है, लोक भागीदारी है, लोग उसके साथ आके लग गए। तो सरकार की जो भी नीतियाँ और योजनाएं होती हैं किसके लिए होती हैं, लोगों के लिए होती है, नागरिकों के लिए होती हैं। तो नागरिकों की भागीदारी जरूरी है, तो हम इस शब्द को भी समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद एक शब्द हम प्रयोग करते हैं लोक नीति, पब्लिक पॉलिसी। ये क्या होता है, बहुत देखो ये सब टर्म्स हैं, पूछ ही लेगा, इथिक्स में ऐसे भी आ सकता है कि लोक नीति क्या है बताइए, इस शब्द को स्पष्ट करिए। तो आपको पब्लिक पॉलिसी ये क्या है ये भी पता होना चाहिए। एक हम हमेशा बात करते हैं कि हमें भ्रष्टाचार खत्म करना है तो वर्क कल्चर को बदलना पड़ेगा, कार्य संस्कृति पे परिवर्तन लाना पड़ेगा, कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। जैसे कि हमने क्या किया, फिजिकल से डिजिटल हो गए, जो काम कापियों किताबों में होता था, पन्नों में होता था, फाइलों में होता था, अब उसको हमने डिजिटल कर दिया, ई गवर्नेंस में आ गए। तो वर्क कल्चर क्या है, हर एक गवर्नमेंट के जितने भी मंत्रालय हैं, उनके जितने भी डिपार्टमेंट हैं या फिर जो भी प्राइवेट सेक्टर हैं, कारपोरेट सेक्टर हैं, सबका एक वर्क कल्चर होता है, काम करने का तरीका होता है, काम करने का पद्धति होता है। आपका खुद का एक वर्क कल्चर होगा कि नहीं होगा, है ना। तो एक शब्द आता है आपका कार्य संस्कृति, ये क्या है ये भी पूछ सकता है इंडिपेंडेंट, क्योंकि ये सब सिलेबस का हिस्सा है, सिलेबस में ये चीज़ें आती हैं, पूछता है ये आपका। इसके बाद और टर्म्स हैं, अभी कुछ काफ़ी टर्म्स मैंने आपके लिखवा दिए थे, लगभग कितने लिखवा दिए होंगे, एक बार 1% काउंट करें, ठीक है। एक शब्द यूज किया गया है आपके सिलेबस में, नागरिक अधिकार घोषणा पत्र, नागरिक अधिकार घोषणा पत्र, ये आपके सिलेबस में लिखा हुआ है ये टॉपिक, ठीक है। इसको बोलते हैं सिटीजन चार्टर। ये क्या है, इसको कैसे आप परिभाषित करेंगे, ठीक है। एक शब्द है आपका सिविल सोसाइटी, नागरिक समाज, नागरिक समाज, इसे कैसे आप जो है परिभाषित करेंगे, ठीक। तो ये सब परिभाषाएं हैं, बहुत आसान है, बहुत कठिन नहीं है। एक शब्द और है आपका ई गवर्नेंस, ये शब्द बहुत यूज कर रहे हैं आप, मैंने भी अभी यूज किया ई गवर्नेंस। तो यदि मैं इसको बोल दूं कि आप इसको लिखिए तो कैसे लिखेंगे ई गवर्नेंस के बारे में, पेपर रहित बताइए। अच्छा, पेपर रहित शासन, मतलब शासन का तरीका, पेपर रहित शासन जो है वो आपका ई गवर्नेंस हो जाता है। यदि सरकार कागज़ में कार्य नहीं करती है तो गवर्नेंस कैसे हुआ वो, तो मान लीजिए आप भी अब मोबाइल पे काम कर रहे हैं, इसी पे लिख रहे हैं, इसी पे मैं टैबलेट से आपको पढ़ा रहा हूँ, इसी पे मैं लिख के लाया हूँ, इसी पे मैंने काम किया है, ठीक है। तो क्या मैं ई गवर्नेंस कर रहा हूँ, मैं गवर्नेंस, ई तो हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक में आ गया मैं, लेकिन ये क्या हो गया, ई टीचिंग हो गया, या मैं डिजिटल बोर्ड में आपको पढ़ा रहा हूँ। आप भी अब ये कॉपी किताबें ख़त्म कर दें, मैं यहाँ पे जो लिखूँ आपके पास लैपटॉप सिस्टम हो वहाँ पे चला जाए, ये तो हो सकता है। लेकिन गवर्नेंस शब्द जुड़ा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ई गवर्नेंस, इसको परिभाषित ऐसे थोड़ा ना करेंगे आप कि पेपर रहित हो जाना ई गवर्नेंस है, ये थोड़ा ना परिभाषित करेंगे आप, बताइए। नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि कभी आपने सोचा ही नहीं इसको लेकर के। एक शब्द और आपका आया हुआ है जिसका नाम है सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार। ये सारे शब्दों को आज समझने का प्रयास करेंगे। अभी शब्द बहुत सारे हैं, अभी मेरे पास एक अच्छी लिस्ट है। एक शब्द एक यूज करते हैं आप लोग हमेशा, विधि, लॉ क्या है, विधि क्या है, कानून क्या है,
विधि को बोलते हैं लॉ। नियम, नियम क्या है? नियम को बोलते हैं रूल। विधेयक क्या है? विनियमन क्या है? विनियमन शब्द भी यूज किया जाता है ना। एक शब्द यूज करता है कारपोरेट शासन व्यवस्था। कारपोरेट शासन व्यवस्था, ये सारे टर्म्स हैं। अभी हम टर्म्स पे ही बात करें तो हम केवल टर्म्स पे ही हैं, ठीक है। तो एक एक टर्म्स को आज समझने का प्रयास करेंगे। मेरा प्रयास रहेगा कि ये चीज़ें मैं आपको बता दूं ताकि आपकी किताबें, आपका सिलेबस आपको और आसान लगने लग जाए, ठीक है। लेकिन सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने जो अनुशंसाएं की शासन की पारदर्शिता के लिए, उनको लिखने का प्रयास करेंगे। तो मैंने हेडिंग क्या डलवाई थी आपको, आयोग की प्रमुख अनुशंसाएं, ये हेडिंग डलवाई थी। पहली अनुशंसा लिखिए। मैंने आपको देखो 8 रिपोर्टें, 15 रिपोर्ट बताई थी। 15 की 15 रिपोर्ट एक बार रिकैप करते हैं। पहली रिपोर्ट थी सूचना का अधिकार, पहली ही रिपोर्ट थी। 2005 में सूचना का अधिकार लागू हुआ था और 2005 में आयोग बनाया गया था, लेकिन आयोग ने सूचना के अधिकार को अपने प्रतिवेदन में भी कहा कि उत्तम शासन के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सूचना का अधिकार। दूसरी रिपोर्ट में उन्होंने क्या कहा, मानव संपदा का व्यापक विस्तार। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने कहा कि हमें क्या कर रहा है, लोगों की हकदारियां, उनके अधिशासन और इनको जो है हमें क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट रखना है। ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना है, मानव को एक संपदा बनाना है। समझ रहे हैं। घर में आप देखेंगे, यदि घर में आपके 5 लोग हैं तो 5 में ह्यूमन रिसोर्स कितने लोग होंगे, 1 या 2 लोग, बाकी 3 लोग क्या होंगे, लायबिलिटी होंगे। समझते हैं लायबिलिटी क्या होता है? जैसे मैं आपको एक आसान भाषा में सिखाऊं, इकोनॉमी में समझाता हूं। बैंक होता है, ठीक है। बैंक में आपका अकाउंट होगा, किसी भी बैंक में सबका होगा। तो यदि बैंक में आप जाके पैसा जमा करते हैं तो उससे बैंक का क्या बेनिफिट, कुछ नहीं। मान लीजिए मैं आपको ये मोबाइल दे दूं तो इससे आपका क्या फ़ायदा है, आप क्या कहोगे, मैं चला लूँगा, मैं लॉक करके दे रहा हूँ इसको, बंद करके पूरी तरीके से। आप इसे ऑन नहीं कर सकते, बस आपको अपने पास रखना है। कुछ समय बाद मैं लेने भी आ जाऊंगा। आप अपने पैसे को लेने वापस जाते हैं ना, तो बैंक को तो आप लायबिलिटी क्रिएट कर गए ना, बैंक का तो उससे कोई बेनिफिट नहीं है। अब मैं क्या करूं, जैसे आपको मैंने मोबाइल दिया, आपने इस मोबाइल को क्या किया, बेच दिया, तो वापस नहीं लेने आऊँगा। मणिपुरम गोल्ड लोन का नाम सुना है आपने, है ना। वो क्या करता है, आपसे सोना लेता है, घर पे रखा है सोना, तो फिर काहे का रोना, आप सोना जाके रख के आइए, सोने से आपको लोन मिल जाएगा। समझ रहे हैं। लेकिन उस लोन से उसको क्या बेनिफिट है, उस गोल्ड से उसका क्या बेनिफिट है, वो उसे क्या करेगा, किसी को दे देगा सोना। कौन सोना लेने जाएगा, सोने के लिए दुकानें इतनी सारी खुली है, इतनी सारी दुकानें खुली, कौन तो सोने में क्या आपको लगता है कि जब बेटी की शादी होती है तो माँ बाप क्या करते हैं, ज्वेलरी इससे कहते हैं कि कुछ दिन के लिए दे दो, लोग नया खरीदते हैं। ब्याज लगाएगा और उसको किससे ब्याज लगाएगा, जो पैसा उसने दिया है। हाँ देखो, बैंक से जो भी पैसा आप जमा करते हैं, 2 चीज़ें होती हैं, करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, काशा बोलते हैं इसको, ठीक है। 2 तरीके से आप पैसा जमा करते हैं। पहला होता है कि या तो पैसे को आप फिक्स कर देंगे कुछ समय के लिए, इसको बोलते हैं टाइम लायबिलिटी, है ना। कुछ समय के लिए आपने क्या किया, पैसा, बैंक को पता कि भाई 5 साल तक ये मुझसे लेने नहीं आएगा। जैसे आपने एफडी करा दी, एफडी क्या होती है, टाइम लायबिलिटी होती है। एफडी, आरडी भी होती है, रिकरिंग डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट, ये दोनों डिपॉजिट क्या होते हैं, टाइम लायबिलिटी होती है बैंक के लिए। समझ रहे हैं। तो जब आप बैंक में पैसा जमा करते हैं तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होता, क्योंकि उसके 5000 खर्चे हैं। वो इतने सारे लोगों को रोजगार दे रहा है। एक बैंक में कम से कम 5-6 लोग मिनिमम मान लीजिए, इससे ज़्यादा भी हो सकता है कि स्टाफ होता है, लाइट बिल होता है, दुनिया भर का खर्चा होता है। तो उस खर्चे को यदि निकालेगा नहीं, उसे तो आपके पैसे को संभालने के लिए इतना बड़ा स्टाफ भी रखना पड़ रहा है, लेकिन उस पैसे को क्या करता है, लोन में देता है। बहुत प्रकार के लोन देता है, होम लोन देता है, सेविंग लोन, होम लोन, कार लोन, जो लोन आपको चाहिए, कैपिटल लोन, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर हो उसमें, स्टॉक मार्केट में अपने पैसे को रोटेट करता है, घुमाता है।
शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन, बैंक रेट, तो आपने बहुत सारी चीज़ें सुन रखी होंगी। ये अपने पैसे को लोन में घुमाता है, लोन से जो पैसा आता है उससे अपना पूरा प्रशासन चलाता है, अपने अधिकार सबको, कर्मचारियों को वेतन भत्ता सब कुछ देता है, और जो बेनिफिट बचा उससे तो आपको भी साझा करता है। जैसे आप सेविंग अकाउंट पे पैसा जमा कर रहे हैं तो 3-3.5% बैंक आपको दे रहा है। ऐसा तो है नहीं कि आप जमा करें, कब जमा करेंगे पैसा, जब आपको उससे कुछ मिल रहा होगा, और एक सिक्योरिटी रहेगी, मेरा पैसा डूबेगा नहीं, 2 सिक्योरिटी होंगी तो आप काम करेंगे, तो आपको बैंक से एक रिटर्न भी मिलता है। फिक्स डिपॉजिट तभी तो करना है कि 6 साल बाद दुगना हो जाएगा, तब जा करके, तो दुगना कब करेगा, जब उसके पास भी दुगना करने की मशीन होगी, कोई तरीका होगा। तो पैसे को अपना क्या करता है, रोटेट करता है, पैसे को घुमाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है, मैं यहाँ पे ये समझाना चाह रहा था कि ह्यूमन रिसोर्स का मतलब ये है कि घर में यदि 5 लोग हैं और 5 लोगों में प्रोडक्टिव कितने हैं, 1%, 2%, बाकी तो लायबिलिटी हैं, खा पी रहे हैं, सो रहे हैं, बस लायबिलिटी है ना। एक आदमी काम करता है और दूसरा, तो अब देख रहे हैं अब वर्क कल्चर बदल गया है, भौतिकवादी। अब समाज को देखेंगे तो समाज धीरे धीरे भौतिकवाद की तरफ ज़्यादा अपने आप को अट्रैक्ट कर रहा है, और ऐसे में आप देख रहे हैं कि घर के कई सदस्य अब धीरे धीरे काम करने में लग जा रहे हैं। किसानों की अच्छा इनकम क्यों नहीं बढ़ती है, आपको क्या लगता है? किसानों में 5 लोगों का परिवार होगा तो 5 के 5 लोग ही काम कर रहे होते हैं खेती में, वहाँ तो सब लगे हुए हैं, लेकिन आप देखेंगे तो उनकी स्थिति वही की वही रहती है, कुछ भी नहीं मिलता है। बच्चे को ना पढ़ा सकते अच्छे स्कूल पे, ना अच्छे से पेट में खा सकते, ना अच्छे कपड़े पहन सकते, कोई बदलाव नहीं आता जीवन में। क्यों? क्योंकि खेती करने में सिर्फ 2 लोगों की ही जरूरत थी, 3 लोग तो जबरदस्ती लगे हुए थे। इसको बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी, छुपी हुई बेरोजगारी। ये 3 हैं बेरोजगार, ये तो जबरदस्ती लगे हो। मान लो कोई काम है, मान लीजिए मैंने कहा कि लैपटॉप जो है उठा के ऊपर रखना है, पूरी क्लास लेकर के जाए, है जरूरत पूरी क्लास के लिए? नहीं ना। बाकी के लोग कुछ काम नहीं किया, सबने 0 वर्क किया, एक ही बंदे का काम था, क्योंकि करने वाले बहुत ज़्यादा हो गए। समझ रहे मेरी बात को? बहुत आसान भाषा में चीज़ों को। तो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने कहा कि हमें प्रशासन को ऐसा बनाना पड़ेगा ताकि वो ह्यूमन रिसोर्स क्रिएट करे, मानव संपदा पे काम करे, ऐसा उसने रिकमेंड किया। ठीक है, अब इसको जब हम डिटेल से करेंगे देखेंगे। तीसरी क्या थी? तीसरी रिपोर्ट, आपदा प्रबंधन। देश में समय समय पर बहुत सारी आपदाएं आती रहती हैं, आपदाओं का प्रकार भी देश में अलग अलग है। हिमालयी क्षेत्र भूकंप जोन है, तो जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पे चक्रवात बड़े स्तर पे आते हैं, सुनामी की घटनाएं होती रहती हैं। 2004 में, दिसंबर 2004 में सुनामी आई थी, है ना। उत्तर भारत के मैदान बाढ़ों से जूझते हैं हर साल। तो ये जो समय समय पर एक बड़े स्तर की आपदा आती है, तो इससे प्रशासनिक चुनौतियां विकसित होती हैं, और प्रशासनिक चुनौतियों के साथ साथ मानव रहित आपदाएं बहुत सारी होती हैं, जैसे आतंकवाद। आपने देखा 26/11 में पूरा प्रशासन जूझ गया, लेकिन हम एक अधिकतम क्षति हुई उसमें। अधिकतम क्षति कैसे? हमारे बड़े बड़े ऑफिसर्स मारे गए, 10 लड़कों ने आकर के पूरे मुंबई को नचा दिया लगातार 48 घंटे में। तो इसमें कौन चूका? प्रशासन। हमारा इंटेलिजेंस अच्छा नहीं रहा होगा, गुप्तचर विभाग, तब जाकर सही इनपुट नहीं मिले। यदि मिला भी होगा तो उसको नज़रअंदाज किया गया। जो हमारी इंटेलिजेंस ग्रिड है वहाँ पे कहीं पे चूक हुई। यदि वहाँ पे चूक हुई तो ठीक है, तो प्रशासन की मुस्तैदी कैसी थी, कैसे लोग ऐसे इंटर कर गए, और करने के बाद कैसे उन्होंने फिर तमाही और एक तमाचा मारा हमारे देश में। तो कहने का तात्पर्य है कि हमें प्राकृतिक आपदाएं और मानव रहित आपदाओं से एक ऐसा शासनिक प्रबंधन करना है ताकि उनको न्यूनतम क्षति की ओर ले जाया जाए। ठीक, ये तीसरी रिपोर्ट में है। चौथी रिपोर्ट में है कि प्रशासन में भ्रष्टाचार बड़ी मात्रा में, तो हमें क्या करना है? शासन में नैतिकता, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इथिक्स पेपर आपका इसी के बाद जो है यूपीएससी ने सोचा कि हम चूंकि प्रशासक ही अपने इस एग्जाम के थ्रू आप प्रशासक ही तो बनेंगे, तो उसके लिए उन्होंने इस पेपर को कंपलसरी कर दिया। कोड ऑफ एथिक्स आपके पास आ गई। ठीक, इसके बाद 5वीं रिपोर्ट थी आपकी पब्लिक ऑर्डर को लेकर के, लोक व्यवस्था को लेकर, प्रत्येक के लिए न्याय और सभी के लिए शांति की बात इसमें की गई। 7वीं थी आपकी स्थानीय प्रशासन से जुड़ी हुई, जो आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है ना, जो आपकी 11वीं और 12वीं अनुसूची है। संविधान की 11वीं और 12वीं अनुसूची किससे जुड़ती हैं? लोक प्रशासन से। 29 विषय इसमें है और 18 विषय इसमें है ना। इसके लिए आर्टिकल कौन सा है? 243 भाग 9A, भाग 9 और 9B, 3 भाग जो है इसके लिए बनाए गए।
और ये तो पहले ही हो चुका था, लेकिन इसको और मजबूती से हमें लागू करना है सभी जगह पे। ये व्यवस्था की बात इन्होंने की कि स्थानीय प्रशासन, देखो स्थानीय प्रशासन बहुत ज़रूरी होता है। अब देखिए हमारे देश में जितनी भी समस्याएं हैं, यदि आपको नक्सलवाद की समस्या दिख रही है, वास्तव में बात सही है कि इसका एक लंबा इतिहास है नक्सली समस्या का, एक विचारधारात्मक रूप से प्रेरित है ये, है ना। लेकिन एक चीज़ तो आपको पता है कि शोषण तो हुआ है किसी किसी का। आज किसान रोडों पे बैठे हैं, बड़ी विडंबना है इस देश में कि किसानों के खिलाफ कैसी कैसी बातें कही जा रही हैं। कोई कह रहा है खालिस्तानी है, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा था। मैं कल एक पोस्ट पढ़ रहा था, मुझे वो बात बहुत अच्छी लगी कि इससे पहले आप देखें, कोविड से पहले एक प्रोटेस्ट चल रहा था सीए और एनआरसी के खिलाफ। गवर्नमेंट का रवैया उसमें अच्छा नहीं था। भाई यदि आप कोई बिल लेकर के आ रहे हैं, वो बिल यदि हमारे लिए अच्छा है तो हम कभी भी अपोज नहीं करेंगे यदि कोई काम अच्छा होगा। डेमोक्रेसी में, संविधान में एक राइट दिया गया। अभी नया संसद भवन बन रहा है, बहुत अच्छी बात है कि भाई लोकतंत्र का एक नया मंदिर बन रहा है, उसमें कोई किसी को कोई आपत्ति नहीं है, बनना चाहिए। लेकिन लोकतांत्रिक विचार गए कहाँ? वो तो दिख ही नहीं रहे कहीं पर हमें, वो तो सिर्फ बातों में ही दिख रहे हैं, हवाई बातों में ही लोकतांत्रिक विचार हैं। सीए एनआरसी के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट करे तो उसको हम विदेशी करार कर दे रहे हैं, अपने देश के नागरिक ही नहीं मान रहे हैं, उनको एक धर्म से जोड़ दे रहे हैं। मीडिया को देखिए, कितनी विडंबना इस देश की। मीडिया किस तरीके से बहकी बहकी बातें करती है। यदि कोई आकर के व्यापारी खड़ा हो जाए, वो कहे कि हमें जीएसटी नहीं समझ में आ रहा, नोटबंदी नहीं समझ में आ रहा, तो उन्हें भी हम, है ना, टैक्स किसे देना है? यहाँ के कारपोरेट को टैक्स देना है ना, आप लोगों को टैक्स देना है ना। जीएसटी किसको लग रहा है? आप लोगों को लग रहा है ना। यदि आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा तो सरकार उस पर भी कह रही कि आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आता, है ना। यदि किसान बिल आता है और पूरे किसान खड़े हो जाते हैं कि हमें नहीं समझ में आ रहा है बिल, तो आप उस पर भी बातचीत नहीं करना चाहते, है ना। तो ये जो ढुलमुल रवैया है, ये लोकतंत्र की मजबूती नहीं है, ये विरोध प्रदर्शन लोकतंत्र की मजबूती है। तो सरकार जब किसी को सुनने ना लग जाए, देखो इतिहास बहुत सारे एग्जाम्पल छुपे हुए हैं इतिहास में। आप यदि पूरा इतिहास खोल के देखें तो पूरी रसिया में जारशाही चलती थी। 1905 के बाद जार बहुत निरंकुश हो गया रसिया में, और उसके बाद वहाँ पे किसान आंदोलन ही हुआ, मजदूरों का आंदोलन ही हुआ, श्रमिक आंदोलन हुआ, बोल्शेविक क्रांति हुई, सत्ता परिवर्तन हो गया। निरंकुशता, जनता नहीं सुनती किसी की। यही चीज फ्रांस में हुई। फ्रांसीसी क्रांति तो राइट्स को लेकर ही थी ना, समानता, बंधुता, भाईचारा, इन सब सिद्धांतों को लेकर के आई। तो गवर्नमेंट को हमेशा चाहिएगा, जब देश डेमोक्रेसी में, हम एक डेमोक्रेटिक शासन व्यवस्था में, तो ऐसे में चाहिए क्या कि गवर्नमेंट हमारे साथ जस्टिस करे, हमें कोई ऐसी उपाधियों से ना संकेतित करे जिसके हम डिजर्व नहीं करते। अब क्या बोला जा रहा है? ये सब खालिस्तानी है। खालिस्तानी के, अब ये शब्द आप लोगों को समझ में आता है क्यों यूज किया जा रहा है ना। इसका भी एक लंबा इतिहास है, किसी दिन मैं क्लास लूँगा, क्योंकि ये बहुत सारे मुद्दे आ चुके हैं इस समय। मैं आपको हर चीज़ लिंक करके दिखाऊंगा, जितने भी ये टॉपिक होंगे, किसान मूवमेंट को लेकर के जितनी भी बातें हुई, इससे पहले भी जो कोविड को लेकर के पूरा एक इतिहास रहा, पूरा वैक्सीन का इतिहास अभी देखेंगे, कोविड से लेकर वैक्सीन तक की कहानी, कहाँ कहाँ पे कितना काम हुआ, क्या हुआ, एक एक सेशन लूँगा, इसमें कंप्लीट पूरे एक एक कॉन्सेप्ट देके जाऊँगा। कई सारे टॉपिक मैंने अभी बना रखे हैं जिन टॉपिक पर काम करना है। तो हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है मीडिया के साथ। पता नहीं मीडिया कौन चला रहा है, कौन समझ रहा है, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा। देश के नागरिकों को ही विदेशी घोषित कर देते हैं एक सेकंड में। जैसे ही हम अधिकारों की बात करते हैं वैसे ही हमें ऐसा बना दे। अरे भाई यहाँ पे गलत है बात, तो उसको गलत कहने में क्या बुराई है, ये बताइए। सही को सही, गलत को गलत कहा जाएगा, लेकिन जैसे ही हम गलत करने को निकलते हैं, सही करने, बाकी संविधान में बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई हैं। ठंड में बैठे हुए हैं किसान आज के टाइम, क्या ज़रूरत पड़ी है रोडें बंद करने की? उनकी रबी की फसल पड़ी हुई है, इस समय खेती बुआई जुताई का समय चल रहा है। ऐसे समय में कौन पड़ा रहेगा, किसको ज़रूरत है? लेकिन उनको पता है कि आने वाला भविष्य हमारा अच्छा नहीं है। अभी सरकार हमें न्यूनतम समर्थन मूल्य में रुला देती है। आपको पता है किसान की पीड़ा क्या होती है? जब वो फसल काट के बेचारा किस तरीके से बेचने के लिए जाता है ना, वहाँ पे दलालों की लाइन लग जाती है। एपीएमसी मंडियों में पड़ा रहता है बेचारा ठंड में, माल बेचने के लिए, खुद का माल, खुद का सामान बेचने के लिए गिड़गिड़ाता है, वो हाथ जोड़ता है। और कितने लोगों को कतारों में दलाली देता है एक किसान, लाइन से दलाल। किसी दिन मैं आपको पूरा एक बताऊंगा, क्रम से बताऊंगा कि देखो किसान कितने लेयर में अपना माल बेचता है, तो जाके मिलता क्या उसे? कुछ नहीं। कल के दिन आप क्या करना चाह रहे हो? कारपोरेट प्रशासन सब कुछ दे दो, प्राइवेटाइजेशन कर दो, एपीएमसी मंडी बंद करो चाहे ना करो, उसका अभी भी कोई बेनिफिट इतना नहीं है, इतना बड़ा बेनिफिट नहीं है। लेकिन फ्यूचर ये है कि यदि आप प्राइवेट सेक्टर पे ले आओगे ना, तो फिर किसान नहीं बचेगा, किसी हाल का नहीं बचेगा। सही बात है।
और सच बता रहा हूँ, ये गवर्नमेंट जिस तरीके से प्राइवेट, ठीक है अच्छी बात है, हर चीज़ आप प्राइवेट करते जा रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। विदेश में अब आप जितने भी देखेंगे, जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं सब प्राइवेट हैं, आपको कोई भी लेकिन चाइना थोड़ा सा इसमें, लेकिन चाइना ने भी अपना प्राइवेटाइजेशन किया है, वहाँ पे भी बड़ी उद्योग कंपनियाँ सब लगी हैं। लेकिन जनता में हित के तो होना चाहिए, जनता का हित तो नहीं बाधित होना चाहिए इससे। सरकार की हमारी दिक्कत क्या है, जब कोई कानून लाती है कोई डिस्कशन नहीं, कोई बातचीत नहीं। यही जो 6वीं दौर की वार्ता, 7वीं दौर की वार्ता चल रही है, यदि ऐसा होता कि यही वार्ता जो है पहले चल जाती, कानून बनने से पहले, तब तो हमें समझ में आता कि हम थोड़ा सा, हमारा भी कुछ रोल है। अब वार्ता करने में आप बैठे हुए हैं, तो अब कभी भी देखा, अभी यही चल रहा है। इस गवर्नमेंट में जितने भी कानून आ रहे हैं सब ऑर्डिनेंस के थ्रू पास करा लिए जा रहे हैं। राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी, अध्यादेश क्यों बनाया गया, संविधान में अनुच्छेद 123 क्यों बनाया है, उसको किसी को मतलब ही नहीं है। सब विशेष परिस्थितियां ही हैं, हर परिस्थिति, अरे 3 बार जो है सदन बैठता है, सदन चलने नहीं पाता है। सदन सरकार की जिम्मेदारी है चलाना, किसकी जिम्मेदारी है चलाना? तो ऑर्डिनेंस से बिल आ रहे हैं, पास हो जा रहे हैं, फिर जब बिल पास हो जा रहे हैं, लोगों के ऊपर अपोज्ड हो रहे हैं, तो लोग उसका विरोध कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, फिर ये वार्ता कर रहे हैं। अरे पहले वार्ता करो, पब्लिक को मूर्ख बना के रखा गया है। चलो इस विषय पे डिटेल चर्चा करेंगे। तो लोक व्यवस्था प्रत्येक के लिए न्याय, सभी के लिए शांति, इसकी बात की गई है ना। 6वें नंबर पे स्थानीय सुशासन की, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की। मैं आपको समझाना ये चाहता था कि हमारे देश की जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो नक्सलवाद की समस्या हो, चाहे आतंकवाद की समस्या हो, उग्रवाद की समस्या हो, बहुत सारी समस्याएं, मल्टीपल प्रॉब्लम है अपने देश में। सांप्रदायिक कट्टरवाद की समस्या है, वामपंथी विचारधारा की प्रॉब्लम है, लोकतंत्रीकरण की प्रॉब्लम है कि लोकतंत्र भी अभी सब तक नहीं पहुंचा है ना, सोशल जस्टिस की प्रॉब्लम है। तो इसके लिए जरूरी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कहाँ पे रोल आता है? आपको क्या लगता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का क्या रोल है? मान लीजिए आपके आसपास की, आप लोग कैसे प्रभावित होते हैं मैं उससे बता रहा हूँ। आपके आसपास की नाली ब्लॉक है, आपके आसपास की रोडें खराब है, आप कैसे जुड़ते हैं उनके साथ? बताइए कैसे जुड़ते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से कैसे जुड़ते हैं? आपकी पहली समस्या आती है तो आपको पता है कि आपका स्थानीय प्रशासन है, वहाँ का कोई मेयर होगा, प्रधान होगा, उससे आप जाके पहला एप्लीकेशन, पहला प्रतिवेदन उसे देंगे। तो आपको क्या मिल गया? एक मंच मिल गया, आपकी आवाज़ उसने ऊपर उठाई कि भाई देखो मेरे क्षेत्र में ये समस्या है, इस समस्या का समाधान होना चाहिए। उसने अपनी बारी के आपको एक मंच मिल गया। जब भी लोकल शासन सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है तो लोकतंत्र में लोगों के पास क्या होता है? बोलने का मौका होता है, अपनी बात रखने का मौका होता है। और जब लोकतांत्रिक मंचों से लोग बात करते हैं तो समस्याओं का समाधान हो जाता है। तो शासन सत्ता का यदि हम विकेंद्रीकरण कर दें, स्थानीय प्रशासन को हर जगह हम यदि व्यवस्थित कर दें तो क्या होगा? उससे क्या होगा? जनता अपनी बात रख पाएगी, वास्तविक लोकतंत्र की अवधारणा का जन्म होगा, है ना। और जितनी समस्याएं हैं जैसे कि नक्सलवाद की समस्या लोकतांत्रिक तरीके से ही सुलझेगी। लोकतांत्रिक तरीका क्या होता है? बातचीत का माध्यम। बिना बातचीत, आपको क्या लगता है हथियार से सुलझ जाएगी ये समस्या? नहीं सुलझेगी। आप सरकार को यदि लगे, सरकार के लिए कितने सेकंड का काम है ये? 7,000 8,000 यदि नक्सली होंगे संख्या, कितने सेकंड का काम है? इतनी बड़ी नेवी है, इतनी बड़ी एयरफोर्स है, इतनी बड़ी आर्मी है, एक बार टैंक लेके घुस जाना, सब खत्म। एयरफोर्स को एक दिन में खत्म। हम बड़े बड़े देशों को नेस्तनाबूद कर सकते हैं, आज वो स्थिति में है। लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि ये देश के ही नागरिक हैं। तो हमें लोकतांत्रिकरण ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ से विकसित होगा? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। जब आपके बीच का व्यक्ति ही आपके क्षेत्र का नेतृत्व करेगा, यही होता है ग्राम प्रधान में। आपके क्षेत्र का ही व्यक्ति आप खड़ा करते हैं, उसी को वोट देते हैं, उसी को चुनते हैं। या अमेरिका को कोई बंदा ला के थोप दिया जाता है कि आपके ऊपर शासन करेगा? नहीं ना, है ना। या फिर आप खुद देखिए, आपके क्षेत्र का ही संसद होता है, बाहर का संसद नहीं है। तो आपकी बात सुनता है, आप उसको अपनी बातें पहुंचाते हैं। दिक्कत क्या हो गई? सरकार से लोगों का भी थोड़ा एटीट्यूड अलग तरीके का। जब हम अभिवृत्ति पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच में कैसा कनेक्शन है। लोग अभी डरते हैं अपनी चीज़ों को पहुंचाने में, जबकि सुनी हर बात जाती है। चलो कोई बात नहीं, आगे लिखते हैं। कहाँ पे थे हम? हम 5वें टॉपिक की 6वें टॉपिक में थे। 6वां प्रतिवेदन था स्थानीय स्वशासन का। 7वां प्रतिवेदन था आपका संघर्ष समाधान हेतु क्षमता निर्माण, वैमनस्य से संयोजन की ओर। ये आपका इंटरनल सिक्योरिटी
सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। 8वां प्रतिवेदन आपका आतंकवाद से लड़ाई से था। 9वां प्रतिवेदन आपका सामाजिक पूंजी से था। 10वां प्रतिवेदन आपका कार्मिक प्रशासन से था। 11वां प्रतिवेदन आपका ई गवर्नेंस को प्रशासन से था। 12वां प्रतिवेदन आपका नागरिक केंद्रित प्रशासन से था। 13वां प्रतिवेदन आपको सरकार की संगठनात्मक संरचना से था। 14वां प्रतिवेदन आपका वित्तीय प्रबंधन व्यवस्थाओं का सुदृढ़ीकरण से था। 15वां प्रतिवेदन आपका राज्य और जिला प्रशासन था। ये 15 के 15 प्रतिवेदन द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिए। ठीक है, अब इनकी अनुशंसाएं लिखनी है तो हेडिंग डालिए आयोग की प्रमुख अनुशंसाएं। ठीक है, पहला पॉइंट लिखिए। सिर्फ 14-15 अनुशंसाएं लिखाऊंगा मेन, बाकी आपको जो क्लासेस भेजी गई हैं मैं हाथ जोड़ के आप लोगों को बार बार कहता हूँ उन्हें पूरा देख लीजिएगा। ठीक है, बार बार ना कहना पड़े क्योंकि उसमें आपको डिटेल में सर ने करवाया है। तो लिख लीजिए, पहला है आपका पहली अनुशंसा है भारत सरकार को लोक प्रशासन एवं प्रबंधन के स्नातक डिग्री पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु राष्ट्रीय प्रशासन संस्थान की स्थापना करनी चाहिए। नंबर 2, प्रत्येक सरकारी सेवक को प्रारंभिक स्तर पर अनिवार्य और उसकी सेवा अवधि के दौरान समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट आगे लिख लीजिए, तीसरा पॉइंट, सरकारी सेवक को उसके पूरे कार्यकाल में 2 बार गहन समीक्षा की जानी चाहिए ताकि वो काम कैसा कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है या नहीं कर रहा है, ईमानदारी से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है ना। अगला पॉइंट, एक नया सिविल सेवा विधेयक लाना चाहिए। ये लाया जा चुका है। एक नया सिविल सेवा विधेयक लाया जाना चाहिए जिसमें केंद्रीय सिविल सेवा प्राधिकरण का गठन किया जाना चाहिए।
का गठन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, गैर लाभ वाले कार्यकलापों में, गैर लाभ वाले कार्यकलापों में लगे, गैर लाभ वाले कार्यकलापों में लगे बाह्य संगठनों में, बाह्य संगठनों में सरकारी सेवकों की प्रतिनियुक्ति पर, सरकारी सेवकों को प्रतिनियुक्ति पर जाने की छूट देनी चाहिए। जाने की छूट देनी चाहिए, यानी जो एनजीओ हैं उन एनजीओ पे भी गवर्नमेंट कर्मचारियों को भेजना चाहिए ताकि वहाँ पे किसी तरीके से सीख क्या है कि कैसे सेवा करनी है, कैसे कार्य किया जाता है, तो एक पद्धति सीख क्या है, इस पे भी कार्य किया जाना चाहिए। अगला पॉइंट, अगली रिकमेंडेशन, ये सारी रिकमेंडेशन है, अब इसमें कितनी मानी गई कितनी नहीं मानी गई ये सब आपको 9 वीडियो में बताया गया है। अगला पॉइंट लिखिए, सिविल सेवकों को संवैधानिक संरक्षण देने वाले, सिविल सेवकों को संवैधानिक संरक्षण देने वाले, ये दोनों नहीं खत्म होंगे मुझे लगता है, लेकिन आयोग ने बोला था इन्हें खत्म कर देना चाहिए। सिविल सेवकों को संवैधानिक संरक्षण देने वाले अनुच्छेद 310, अनुच्छेद 311 को समाप्त कर देना चाहिए। अनुच्छेद 310 एवं अनुच्छेद 311 को समाप्त कर देना चाहिए। जन अभियोग निराकरण हेतु, जन अभियोग निराकरण हेतु एक राष्ट्रीय लोकायुक्त नामक संस्था को, एक राष्ट्रीय लोकायुक्त नामक संस्था को संवैधानिक दर्जा देना चाहिए। यह भी हो चुका है, लेकिन संवैधानिक नहीं है, कानून बन चुका है इसके लिए, लोकपाल और लोकायुक्त कानून आ चुका है। प्रधानमंत्री का पद उसके कार्यक्षेत्र से बाहर हो, तो लोकपाल का रिकमेंडेशन द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी किया था, प्रधानमंत्री का पद उसके कार्यक्षेत्र से बाहर हो। लेकिन अभी का जो है कुछ मामलों को छोड़कर के प्रधानमंत्री के पद को भी लोकपाल के दायरे में रखा गया है। प्रधानमंत्री का पद उसके कार्यक्षेत्र से बाहर हो, संवैधानिक रूप में राज्य स्तर पर, संवैधानिक स्तर पर, राज्य स्तर पर भी लोकायुक्त की स्थापना, संवैधानिक स्तर पर, राज्य स्तर पर भी लोकायुक्त की स्थापना अनिवार्य की जानी चाहिए, अनिवार्य की जानी चाहिए। अगला पॉइंट देखो, पूरा जिस्ट है ये, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का 14 पॉइंट में पूरा जिस्ट रहेगा। अगला पॉइंट है सरकारी कार्यक्रमों की योजनाएं बनाने, सरकारी कार्यक्रमों की योजनाएं बनाने, क्रियान्वित करने तथा उनकी मॉनिटरिंग करने, तथा उनकी मॉनिटरिंग करने की प्रक्रिया में नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए, नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए। नेक्स्ट पॉइंट, 9वां पॉइंट होगा, नागरिकों से सरकारी सेवाओं के संदर्भ में नागरिकों से सरकारी सेवाओं के संदर्भ में नियमित रूप से फीडबैक, जो काम किया जा रहा है वो सही है या गलत, तो इसी को फीडबैक के तहत नागरिकों से सरकारी सेवाओं के संदर्भ में नियमित रूप से फीडबैक एवं सर्वेक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
सर्वेक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। अगला पॉइंट, सभी कार्यक्रमों में अनिवार्य रूप से सामाजिक अंकेक्षण, सोशल ऑडिट। अगला पॉइंट है, सभी कार्यक्रमों में अनिवार्य रूप से सामाजिक अंकेक्षण, सभी कार्यक्रमों में अनिवार्य रूप से सामाजिक अंकेक्षण को लागू किया जाए, सामाजिक अंकेक्षण को लागू किया जाए। अगला पॉइंट, संसद विकास निधि, संसद विकास निधि, इसको बोलते हैं एमपीलैट्स, है ना, तथा विधानसभा सदस्य विकास निधि, इसको बोलते हैं एमएलए-लैट्स। संसद विकास निधि तथा विधानसभा सदस्य विकास निधि को समाप्त किया जाए। अभी क्या होता है, हर संसद को प्रत्येक वर्ष 5 करोड़ रुपए मिलता है। किस लिए मिलता है 5 करोड़? अपने संसदीय क्षेत्र में विकास कार्य करवाने के लिए। अब वो संसद के ऊपर होता है कि वो उस कार्य को करवाता है या नहीं करवाता है। यदि नहीं करवाता तो वो पैसा वापस लौट जाता है, हर बार मिलता है। आयोग कहता है कि इसको ख़त्म कर देना चाहिए, इसका कोई मतलब नहीं है। जो सरकारी बजट होता है, बजट के आधार पे ही काम करवाइए, वो ज़्यादा सही। क्यों? कि उसमें व्यापक भ्रष्टाचार की संभावना रहती है। इससे पैसा का होता यही होता है, आधा पैसा इधर उधर, क्योंकि वो अनिवार्यता नहीं है पहली बात तो उसमें, है ना। आप देखेंगे कि जो आपके बहुत सारे राज्यसभा के मेंबर मनोनीत होते हैं, जैसे कि मान लो सचिन तेंदुलकर हैं, उनको राज्यसभा का मेंबर तो मनोनीत कर दिया गया, लेकिन वो खिलाड़ी आदमी, वो अपने फिटनेस में ध्यान देंगे कि यहाँ की बहसों में ध्यान देंगे? आप खुद ही देखिए वो कितनी बार आते हैं, मुश्किल से आते हैं वो, और आने के बाद छोड़िए वो काम भी कितना करवाते हैं। उनको संसदीय दौरा करने जाना है क्या? उन्हें क्या मतलब? ना उन्हें नेम से मतलब है, ना फेम से मतलब है, ना मनी से मतलब है, ना पावर से मतलब है, सब है उनके पास। रेखा को आपने बना दिया यदि, क्योंकि वो बनाना है, मजबूरी है, लेकिन वो मजबूरी गलत लोगों को बना देते हैं। ये क्या करते हैं, सब पॉलिटिकल है, इनको लगता है ये फेस बहुत बड़ा है। अब सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न भी दिया गया, मैं नहीं कह रहा वो डिजर्विंग पर्सन है, नहीं है, इतने कम उम्र में एक पर्सन को मिला, डिजर्विंग भी है, क्योंकि क्रिकेट को उन्होंने कहाँ से कहाँ लाके खड़ा कर दिया। लेकिन मुद्दा है कि इनको यदि राजनीतिक रूप से इन मुद्दों का प्रयोग किया जाए, कि कांग्रेस ने दिया तब जब चुनाव होने वाले थे, मनोनीत तब के, क्योंकि उस फेस के नाम पे वोट लेना, मेरी बात समझिए, आप किसी और फेस के नाम पे किसी और को वोट दें, जो आपको लीड करने वाला है उसके नाम पे वोट ना दे, तो फिर क्या फ़ायदा? कोई मतलब नहीं है, आपके साथ तो धोखा हो गया, है ना। तो फिर वो व्यक्ति क्या कराएगा? कुछ नहीं। आप खुद देखिए, उनके एमपीलैट का दिया विवरण देखें तो मेरे का मुश्किल से 1-2 बार यूज हुआ होगा तो बहुत बड़ी बात है, कई बार रिपोर्टें आ चुकी, जाते ही नहीं है। तो ऐसे में जो है थोड़ा सा कई सारे संसदों के साथ होता है, इस पैसे का दुरुपयोग बहुत होता है, इस पैसे को येन किन प्रकार कहीं पे इधर उधर भी हो जाता है। इसलिए एमपीलैड और इसको अभी 3 साल के लिए निरस्त कर दिया गया है। आपको पता होगा कोविड में सबसे पहला काम यही सरकार ने डिसीजन लिया कि 3 साल के लिए एमपीलैड हम बंद करते हैं, इसके बाद फिर शुरू होगा। तो आयोग ने बोला है यदि आप कभी कोई पॉइंट आता है, कोई एग्ज़ाम में लिखने को आता है तो आप ये लिख सकते हैं, समझ रहे हैं। एमपीलैड से जुड़ा हुआ कुछ आता है तो आप बोल सकते हैं कि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी इसे खत्म करने की बात कही है। अगला लिखिए, केंद्र राज्य जल विवाद को दूर करने के लिए उपयुक्त कदम उठाए जाएं। केंद्र राज्य जल विवाद को दूर करने के लिए उपयुक्त कदम उठाए जाएं। रिवर बेसिन ऑर्गेनाइजेशन का गठन, तो रिवर बेसिन ऑर्गेनाइजेशन का गठन प्रत्येक अंतरराज्य नदी के लिए किया जाए। प्रत्येक अंतरराज्य नदी के लिए किया जाए।
वो आप मुझे बताइए संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो अंतर्राज्यीय नदी प्राधिकरण की बात करता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोई आर्टिकल है जो अंतर्राज्यीय नदी परिषद की बात करता है? अंतर्राज्यीय नदी परिषद की बात कहाँ पे की गई है? संविधान के किस आर्टिकल पे बात की गई है? बताएं भाई। हम तो ऐसे ही बैठे हैं, हमको नहीं पता, हमें छोड़ दीजिए, बख्श दीजिए। अनुच्छेद 262 आर्टिकल 262 में कहा गया है कि नदी जल विवादों को दूर करने के लिए क्या किया जाएगा? एक अंतर्राज्यीय नदी परिषद का गठन किया जाएगा और यही अंतर्राज्यीय नदी परिषद ही इस पे काम करेगा। तो एक है अनुच्छेद, आर्टिकल है, कई बार पूछा गया, कितने एग्जामों में पूछा गया, लेकिन मुद्दा वही है। भांग खा के आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कम से कम पता होना चाहिए चीज़ें। ठीक है, चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, केंद्र राज्य जल विवाद को दूर करने के लिए उपयुक्त कदम उठाए जाएं, रिवर बेसिन ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया जाए, है ना। अगला अंतिम लिखिए, राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता का निर्माण किया जाए। अंतिम लिख लीजिए, लोकपाल को संवैधानिक मान्यता दी जाए। और इसका नाम राष्ट्रीय लोकायुक्त रखा जाए। और इसका नाम राष्ट्रीय लोकायुक्त रखा जाए। लोकपाल को संवैधानिक मान्यता दी जाए। इसका अध्यक्ष सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को बनाया जाए। ये रिकमेंडेशन है, जिस्ट है आपका द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का। वैसे वह तो बहुत बड़ी लंबी चौड़ी रिपोर्ट है, बहुत सारी बातें हैं, मैं सारी यहाँ पे जब बताऊँगा ना लिखवाऊँगा, वो चीज़ें आपको जो क्लासेस भेजी गई वहाँ पे डिटेल से कराएंगे। बढ़े आगे। तो हमने प्रशासनिक सुधार पहले देखा था। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि प्रशासनिक व्यवस्था की कार्यकुशलता, लोकपाल का नाम राष्ट्रीय लोकायुक्त रखा जाए, है ना, और उसमें उसका जो अध्यक्ष है वो सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हो। तो हमने प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत हमने समझा था कि हमें प्रशासन की व्यवस्था को, कार्यकुशलता को, गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए कुछ कदम उठाने चाहिए, वही प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत है। तो उसके अंतर्गत हमने द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग को भी देख लिया। अब एक शब्द आपका आया है सामाजिक अंकेक्षण, ये क्या है? लिखिए, सामाजिक अंकेक्षण। इस शब्द के बारे में कोशिश करते हैं कुछ जाने। सामाजिक अंकेक्षण, सामाजिक अंकेक्षण, सोशल ऑडिट, बड़ा चलतू नाम है इसका। बताइए भाई क्या है सोशल ऑडिट, क्या है, कैसे परिभाषित करोगे? कोई बताए। बताइए भाई, बताइए, बोलना तो पड़ेगा, जो समझ में आए उसे बोलिए। किसका विवरा? लाइव ऑफलाइन बैच में भी कुछ नहीं बताया ना, आप लोग जहाँ पे आपका नंबर आता है वहाँ पे मौनी बाबा हो जाते हो। अरे बहुत आसान भाषा में। आपने कोई काम किया, आपके काम का सोशल ऑडिट कराना है, इसका मतलब क्या? अच्छा, मतलब पब्लिक से उसको चेक करवाना। हाँ, समाज उसको चेक करे कोई काम को कि सही है गलत है, बस इतनी सी बात है। सामाजिक निरीक्षण का काम, मतलब पुल बना है, पुल की गुणवत्ता के, मान लो घर बनता है आपका, तो घर की गुणवत्ता बिल्डर थोड़ा ना बताएगा कि कैसा उसने बना के दिया, वो हम बताएंगे क्योंकि रहना हमें उसमें। और वो कैसे बनाएंगे आप? ऑब्जेक्टिविटी, तथ्यों को देखेंगे,
है ना, कितना सीमेंट यूज किया गया, कितना ईंटा गारा यूज किया गया, कितनी मोटी लोहे का प्रयोग किया गया, कितनी मोटी छड़ें लगी हुई हैं, कितना, तो आप कुछ ऑब्जेक्टिविटी के साथ फिर उसे बताएंगे। अब सरकार के किसी काम को हमें सामाजिक अंकेक्षण कराना है, कितना पैसा आया, वो पैसा कहाँ गया, कहाँ खर्च हुआ, वो दिखाओ, वो काम दिखाओ, कागजों में ही तो खर्च नहीं हो गया, लोगों तक पहुँचा लाभ कि नहीं पहुँचा। अब शौचालय बनाने के लिए इतना पैसा आया सब जगह पे, वो बने कि नहीं बने, वो जाके सोशल ऑडिट हो जाए उसका। और ये कैसे होता है सोशल ऑडिट? सूचना का अधिकार, आप पूरी सूचना निकलवा सकते हैं, पूरी सूचना के अधिकार में आपको मिलेगा डेटा। ठीक है, तो लिखिए सोशल ऑडिट क्या है। सामान्य अर्थों में सामाजिक अंकेक्षण सरकारी कार्यों का जनता द्वारा निरीक्षण निगरानी, समीक्षा तथा मूल्यांकन को बताता है। यह मुख्यतया सामाजिक विकास कार्यक्रमों के समाज पर पड़े प्रभाव, उसकी गुणवत्ता तथा संबंधित लोगों की जवाबदेहिता को दर्शाता है। सामाजिक अंकेक्षण में ग्राम सभा, स्वयंसेवी संस्थाओं, जन भागीदारी आदि की भूमिका होती है। यह स्थानीय प्रशासन में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व को बढ़ावा देता है। यह प्रशासन की कार्यकुशलता में सुधार लाता है और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में नागरिकों की भागीदारी को बढ़ाता है तथा सामूहिक निर्णयन को बढ़ावा देता है। यह प्रशासन की अच्छाइयों के साथ साथ वित्तीय अकुशलता तथा भ्रष्ट कार्यों की जानकारी जन सामान्य को प्रदान करता है। ठीक है, क्लियर? जन सामान्य को प्रदान करता है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए विधि। बताइए भाई विधि क्या है? विधि क्या है?
कैसे परिभाषित करेंगे कानून को? कानून की परिभाषा क्या है? सर ऐसे नियम या कानून जिसको मतलब फॉलो करने के लिए पब्लिक और गवर्नमेंट दोनों जो वो कर्तव्य हो। हाँ, कुछ हद तक ठीक है। और बताएं। सही है, कुछ हद तक बढ़िया है। बस थोड़ा सा देखो शब्दों का चयन, जैसे आपने हिंदी बोला फिर फॉलो बोल दिया, पूरा मूड खराब हो गया। आपको फॉलो की हिंदी नहीं है। बस यहीं पे थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। बड़ा आसान है। कुछ नियमों एवं निर्देशों का वह समूह जिसके माध्यम से मानव व्यवहार को नियंत्रित किया जाए। कुछ नियम और कानून मतलब क्या है? विधि का मतलब क्या है? कुछ नियमों एवं निर्देश। अब नियम क्या है, नियम अभी समझेंगे, लेकिन पहले विधि समझो। विधि कुछ नियमों और निर्देशों का वह समूह है जिसके माध्यम से मानव व्यवहार को नियंत्रित किया जाता है। आपको कानून का डर है कि नहीं है? है ना? हेलमेट पहनना कानून का डर। कुछ भी काम करें आप कानून के दायरे में रह के काम करते हैं, आपको पता है। और कानून का सर्वोच्च स्रोत भारत का संविधान है, जिसके माध्यम से विधियों का निर्माण हो रहा है, नियम बनाए जा रहे हैं, निर्देश बनाए जा रहे हैं, वही कानून है। लिखिए, विधायिका द्वारा निर्मित कानून या विधि का विधायिका द्वारा निर्मित कानून या विधि का, विधि से तात्पर्य, कानून या विधि से तात्पर्य नियमों तथा निर्देशों के उस समूह से है। नियमों तथा निर्देशों के उस समूह से है। नियमों एवं निर्देशों के उस समूह से है। नियमों एवं निर्देशों के उस समूह से है जिसके माध्यम से मानव व्यवहार को नियंत्रित किया जाता है। नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए एक पूरा एक सिस्टम बना होगा, या तो पॉलिटिकल सिस्टम, एक गवर्निंग सिस्टम बना है, वो आपको नियंत्रित कर रहा है इन नियमों के माध्यम से। पुलिस आपको ज़बरदस्ती थोड़ा ना उठा ले जाएगी, जब कुछ नियमों का उल्लंघन करेंगे तो उठा ले जाएगी। ठीक है, कुछ कानूनों को आप नहीं मानेंगे तो उठा ले जाएगी आपको। तो जब हम नियमों और कानूनों के विपरीत जाके काम करते हैं तो हम नियमों के उल्लंघन की दिशा में फिर जा करके हम जो है अपराधी घोषित हो जाते हैं। ठीक है, लिख लीजिए अंतिम इसी में कि संविधान कानून का सर्वोच्च स्रोत होता है। संविधान तो आपको नैतिक बनाने में विधि का रोल होता है कि नहीं होता? हाँ, होता है। विधि आपको क्या करती है? नैतिक बनाती है, सही करने की ओर प्रेरित करती है। वो प्रयास करती है कि आप गलत कार्यों की तरफ ना जाएं, आप अनुचित से बचें। क्योंकि विधि का उद्देश्य क्या है? विधि का उद्देश्य भी क्या है? निरपेक्ष शुभ। निरपेक्ष शुभ, इसका भी उद्देश्य यही है कि समाज में अच्छा हो, आपके लिए अच्छा हो, सबके लिए अच्छा हो, राज्य के लिए अच्छा हो, राष्ट्र के लिए अच्छा हो। तो विधि आपको नैतिक बनाती है। तो अब अगला एक काम करिए, विधि और नैतिकता दोनों में अंतर पूछा गया था। एक क्वेश्चन आया था कि विधि और नैतिकता से आप क्या समझते हैं, दोनों के मध्य अंतर बताइए। नैतिकता क्या करती है? आपको अंदर से वो गलत करने से मना करती है। अंदर अंतरात्मा की आवाज़ वो आकर के आपको मना करती है कि ये कार्य गलत है। विधि क्या करती है? बाहर से रोकती है। समझ रहे हैं? लिखिए, पहले एक हेडिंग डाल लीजिए, विधि और नैतिकता में अंतर, लॉ एंड इथिक्स।
लॉ और इथिक्स दोनों क्या करते हैं? सबसे पहला पॉइंट लिखिए, दोनों हमारे व्यवहार को निर्देशित करते हैं। दोनों हमारे व्यवहार को निर्देशित करते हैं। दोनों हमारे व्यवहार को निर्देशित करते हैं। ये तो दोनों की सिमिलरिटी हो गई। दोनों का काम क्या है? हमें रेगुलेट करना, हमें डायरेक्ट करना, हमें बताना कि क्या करना सही होगा, क्या करना सही नहीं होगा। ये काम किसका है? ठीक, आसान है, कुछ ज़्यादा इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। अगला पॉइंट अब लिखिए, एक तरफ ऐसा कर लीजिए, 2 लाइनों में कर लीजिए। एक तरफ डाल दीजिए लॉ, दूसरी तरफ इथिक्स। एक तरफ लिख दीजिए विधि, एक पॉइंट, दूसरी तरफ इथिक्स। इथिक्स को नैतिकता। ठीक है, लिखिए इसमें पहला पॉइंट लिखिए, इसमें व्यक्ति के बाह्य पक्ष से संबंधित है। विधि क्या है? व्यक्ति के बाह्य पक्ष से संबंधित है। व्यक्ति के बाह्य पक्ष से संबंधित है। नैतिकता क्या है? आंतरिक तथा बाह्य दोनों पक्षों से संबंधित है। आंतरिक और बाह्य दोनों पक्षों से संबंधित है। ठीक है, विधि में पहला पॉइंट लिखिए। दूसरा पॉइंट, उल्लंघन करने की स्थिति में दंड का प्रावधान होता है। उल्लंघन करने की स्थिति में दंड का प्रावधान होता है। नैतिकता में क्या होता है? क्या होती? हाँ, गलत कर रहे हैं तो अंदर से दर्द होता है। दर्द कैसे महसूस होता है? वो पश्चाताप, ग्लानि, अंदर ही अंदर घुटते हैं हम, है ना। तो विधि का उल्लंघन करेंगे तो दंड मिलेगा, और नैतिकता का उल्लंघन करेंगे तो क्या होगा? पश्चाताप एवं ग्लानि। तो दूसरे नंबर पे इसमें लिखिए, उल्लंघन करने पर पश्चाताप एवं ग्लानि। तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है? तीसरा पॉइंट बताइए, सोचिए इसके बारे में। इसका आरोपण होता है वो वस्तुनिष्ठता के आधार पे होता है, यानी कि तथ्यों के आधार पे होता है, साक्ष्यों के आधार पे होता है, प्रमाणों के आधार पे होता है। इसका आरोपण, विधि का आरोपण होगा, आपके पास कुछ साक्ष्य होंगे। जैसे आपने कोई उल्लंघन किया और पुलिस आई पकड़ने, आप बोलते क्या साक्ष्य है, क्या प्रमाण है, तो वो पुलिस प्रमाण देगी, साक्ष्य देगी। और नैतिकता का आरोपण कैसे होता है? अंतरात्मा से, अंदर ही बताया जाता है कि गलत कर रहे हो, तो आरोपण करना लिखिए। पहला लिखिए इसमें, तीसरा पॉइंट लिखिए, बाहर से आरोपित वस्तुनिष्ठता के आधार पर। बाहर से आरोपित वस्तुनिष्ठता के आधार पर। वस्तुनिष्ठता पता है क्या है? बताया है मैंने। ठीक है बेटा, आपका काम होना, जो क्लासेस छूट गई उन्हें पूरी करना। ठीक है, आज़ाद इस एकेडमी में मैंने कुछ शुरुआती क्लासेस 7 क्लासेस पब्लिक की हैं, वो सारे नोट्स बनाना। ठीक है, क्योंकि आपके साथ फिर दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा। सबको कुछ एक क्लास भी मेरी मिस नहीं होनी चाहिए, नहीं फिर समझ में नहीं आएगी बात। तीसरा पॉइंट इसमें लिखिए, अंतरात्मा और जागरूकता से संबंधित। उसमें लिख लिया बाहर से आरोपित वस्तुनिष्ठता, है ना, और इसमें है अंतरात्मा और जागरूकता से आरोपित, इसको बोलते हैं आत्मनिष्ठता। आत्मनिष्ठता तो ये आपकी अंतरात्मा और जागरूकता दोनों इसको आरोपित करेगी आपको। अगला पॉइंट लिखिए, चौथा पॉइंट, आपको क्या लगता है विधि में बाध्यता होती है? जबरदस्ती है ये, आपको पालन करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, जबरदस्ती है कि नहीं है? करना पड़ेगा। मास्क लगाना है तो लगाना है, निकल के जाइए, नहीं तो 4 डंडे भी खाना है। समझ रहे हैं? बाहरी आरोपण है। अभी क्या है, देखो अब मास्क पे ही आप सोच सकते हो, अंतरात्मा कह रही कि लगाना चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि मान लीजिए मैं संक्रमित हुआ तो मेरे कारण, तो अंतरात्मा की स्वेच्छा है तो मैं नहीं लगा रहा हूँ। तो अंतरात्मा हमें स्वतंत्रता देती है, वो स्वतंत्र है, आप करो ना करो। हर बात करते समय में पता होता है कि सही है कि गलत है, लेकिन हम स्वतंत्र होते हैं, हम गलत ही करते हैं। क्यों? संवेग प्रभावी होते हैं।
मैंने बताया था विवेक पे संवेग प्रभावित होते हैं, विवेक प्रयास करता है संवेगों को रोकने का। अब मैं आपको एक कल परसों की घटना बताता हूँ। परसों मैं एक कार्यक्रम पे गया था और उस कार्यक्रम पे मुझे एक व्यक्ति मिले। उन्होंने बहुत पहले से मुझे लगातार काफ़ी समय से देखते आ रहे थे, बहुत सारे मेरे मोटिवेशनल सेशन देखे थे उन्होंने, बहुत सारे लाइफ मैनेजमेंट के सेशन देखे थे। तो उनको मतलब पता नहीं उन्हें अकस्मात मिल गया, मैं ये समझ लो उनके साथ ऐसा हुआ कि अकस्मात उस पार्टी में वो भी थे, मैं भी शरीक था। तो आए तो काफ़ी देर से पहले घूर रहे थे, देख रहे थे। तो मुझे भी फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा। कई जगह पे जाने के बाद कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं कि लोग घूरते हुए, ठीक कोई बात नहीं। मैं अपने काम पे बिज़ी था, व्यस्त था, कुछ लोग थे उनसे बातचीत चल रही थी, लेकिन वो नज़दीक आ गए और नज़दीक आने के बाद जैसे उन्होंने देखा कि अब ये खाली हो गए तो बस पकड़ ही लिए मुझे। अरे कहाँ थे आप, क्या? मैंने कहा कौन है, कहाँ से आ गए? फिर उन्होंने अपना परिचय दिया, बताया। बताने के बाद उनकी कुछ समस्याएं थी। बोले मैं बड़े दिनों से प्रयास कर रहा था कि बात हो, मुलाकात हो, आज मौका मिला है, तो आज मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम है जिनका सल्यूशन चाहिए। मैंने कहा भाई ऐसी कौन सी बात हो गई इनके साथ और मैं कौन सा सल्यूशन दे सकता हूँ? मुझे लगा कि कहीं ऐसा तो ना हो कि पैसा रुपए मांगे। उनको चाहिए था मोरल सपोर्ट। अब देखो समझिए होता क्या है आमतौर पे, वो व्यक्ति ने जब अपनी पूरी कहानी बताई, बोले सर मैं नशे से पीड़ित हूँ, मैंने बहुत नशा किया है, ये समझ लीजिए कोई ऐसा टाइप का नशा नहीं बचा होगा जो मैं ना करता हूँ। मैंने कहा तुम्हें तो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को पकड़ा देना चाहिए, नशा मुक्ति केंद्र जाना चाहिए, मेरे पास क्यों आए हो? तो जब उसने पूरी चीज़ें बतानी चालू की कि मतलब अभी भी उसकी स्थिति बहुत बुरी थी उस व्यक्ति की, उसने दिल की बात बताई। बोला मैं दिल की बात आपसे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप ही से लग रहा है बताऊँगा तो सही रहेगा, बाकी किसी से बताऊँगा लोग मजाक उड़ाते हैं, लोग ये कहते हैं छोड़ दो। मैंने कहा मैं भी यही कहूँगा छोड़ दो। अब उसने बताना शुरू किया कि सर मैंने शुरुआत की बहुत बिगिनिंग स्तर से। मैंने कहा सब करते हैं, कौन से नए हो तुम, सब ऐसे ही करते हैं शुरुआत में, कोई दोस्त पकड़ लिया या मेजॉरिटी मिल जाती है, आपकी संगति वैसी हो जाती है, या आप डिप्रेशन के शिकार हो जाते हो, कोई ना कोई ऐसा भाव आता है जिससे आप नशे से जुड़ जाते हो। किसी न किसी प्रकार का नशा कोई ना कोई करता है, कोई इसमें बुरा नहीं है। बोला धीरे 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 वो शुरुआत बीच बीच में मज़ा भी आने लगा। जब मैं समस्याओं में जाता था तो नशा लेता था, हर तरीके का ड्रिंकर बड़े मतलब हैवी ड्रिंकर, खूब मज़े से पीना। अब लेकिन करें मैं छोड़ना चाहता हूँ, मैं परेशान हूँ उससे, लेकिन कोई ऐसा दिन नहीं जाता कि जो मैं उसके बिना जीऊँ। मैं डेली शपथ लेता हूँ, डेली प्रण करता हूँ कि इसे छोड़ दूँ, ये वो। मैंने कहा अब मुश्किल है, अब नहीं हो सकता, अब नहीं छोड़ पाएंगे आप, पॉसिबल ही नहीं है कि अब आप छोड़ पाएँ। बोले सर ऐसा नहीं कहिए, ऐसा मत करिए। मैंने कहा इसके लिए बहुत हाई लेवल मोटिवेशन चाहिए। देखो होता क्या है कि हम लोग, देखो बहुत क्लियर है इसमें, बॉडी में जब आप कोई चीज़ ऐसी करने लग जाते हैं जिससे आपको मज़ा आने लग जाता है, कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़, जैसे मान लो किसी को पढ़ाई का भी नशा लग सकता है। किसी भी बुरी आदत का जब आपके अंदर नशा हावी होता है ना, तो शुरुआत में तो सुखद लगेगा कुछ दिनों तक, लेकिन कुछ समय बाद बॉडी अलार्म करने लग जाएगी आपकी, आपको बताने लग जाएगी कि देखो अब ज़्यादा हो गया। कोई भी चीज़ ज़्यादा करने से वो आपको बर्बाद कर देती है। खाना ही ज़्यादा खाने लग जाइए, कुछ भी करिए आप ज़्यादा, आप पानी भी ज़्यादा पी लेंगे ना तो भी आप बर्बाद हो जाएंगे। एक हर चीज़ की लिमिट है, खाने पीने हर चीज़ की। यदि आप अति करेंगे किसी भी चीज़ की तो आप गए, आपका कुछ नहीं बचने वाला। आप सोइए ही ना, जगते ही रहिए तो भी आप सोते ही रहिए तो भी आप बर्बाद हो जाएंगे। समझ रहे? हर चीज़ का एक बैलेंस है। बॉडी क्या है? बैलेंस और कुछ नहीं है, हार्मोनल बैलेंस है इसमें। तो अब उनके साथ क्या हो गया ना, वो पूरे इरिटेट रहते हैं, फ्रस्ट्रेट रहते हैं, एंजाइटी के शिकार हो गए हैं। मतलब कि थकान जल्दी हो जाती है, कोई काम यदि उन्होंने जो सिम्टम्स बताए कि कोई भी चीज़ ऐसी होती है कि मुझे घबराहट सी चालू हो जाती है। जैसे उन्हें कोई छोटा सा काम है, बच्चे को स्कूल छोड़ने ही जाना है, लेकिन घबराहट उससे, मुझे स्कूल छोड़ने जाना है, धुक लगनी चालू हो जाती है। जब भी आप नशे में उतरेंगे और नशे की डीप में जाएंगे, उसके बाद आपके साथ क्या होगा, छोटी छोटी चीज़ें भी आपको बड़ी लगने लग जाएंगी, उनको भी आप सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। जबकि गवर्नमेंट सर्वेंट थे वो। उन्होंने जब पूरी कहानी बताई और बताने के बाद बोला सर मैं इस स्टेज में आके खड़ा हूँ। मैंने कहा देखो अब आपका हो तो कुछ नहीं सकता, इसके लिए चाहिए हट, मतलब कि एक शरीर के अंदर से हट हो, लेकिन हट भी काम नहीं करता। जैसे ही वो टाइम आएगा, एक बायो क्लॉक बन चुका है। होता क्या है, जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके साथ होता क्या है, निकोटीन है, उसमें निकोटीन का एक स्तर क्रिएट हो जाएगा आपकी बॉडी में। अब जब वो लेवल जब तक मेंटेन रहेगा, जैसे आप स्ट्रेस में आए, आपने गए स्मोक किया, आपका लेवल क्रिएट हो गया उसका, उसी लेवल पे आए। जैसे जैसे उसका लेवल डिक्रीज होगा फिर आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी,
फिर पीकर फिर आप उस लेवल पे ले जाएंगे। यही चीज़ हर चीज़ के साथ होती है। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो नशे के, जो जितने भी आदी होते हैं नशे के, कुछ लोग पोर्नोग्राफी के आदी हो जाते हैं, उसमें डोपामाइन, ब्रेन पे डोपामाइन बहता है, डोपामाइन का ही लत लग जाता है आपको, हर चीज़ से वैसे डोपामाइन ही मिलता है आपको। तो उसकी यदि लत लगे, उसका लेवल जैसे ही डिक्रीज़ होगा उसके बाद आप पागल हो जाओगे, आपको वो चीज़ चाहिए ही चाहिए होगी। तो मैंने कहा इस स्टेज तक आ चुके हो कि अब आपको वो चीज़ छोड़ नहीं सकते, तो इसके लिए हाई लेवल मोटिवेशन और एक विल पावर चाहिए, और एक पर्सन चाहिए जो सपोर्टिव हो, जो आपको समय समय पर चीज़ों को इम्प्रूव करने की, इम्प्रूवमेंट की तरफ ले जाए, तब हो सकता है पॉसिबल। नहीं तो बड़ा कठिन होता है इन चीज़ों से। एक बार इस दुनिया में घुस गए ना आप, लत में कन्वर्ट हो गई वो बात, फिर आपसे छूट नहीं पाएगा। आप चाहे जो कर लो, अपने आप को बर्बाद कर लोगे, तबाह कर लोगे, सब कुछ ख़त्म कर लोगे। एक नशेड़ी के घर में क्या बचता है? कुछ नहीं। सम्मान तक चला जाता है, जो बहुत बेसिक चीज़ होती है। खुद का सेल्फ स्टीम नहीं बचता है। तो बताया 2 घंटे फिर मेरा उसी के वर्कशॉप सेशन में निकल गया। फिर मैं गाड़ी में बैठा तो मैंने कहा चलते हैं, अब कुछ नहीं बचा। तो मतलब ऐसे ऐसे लोग जब मिलते हैं तो मिलने के बाद अब इनके ऊपर क्या है, इनकी अंतरात्मा ने हमेशा रोका ही नहीं, लेकिन अंतरात्मा का समय साथ उल्लंघन, अंतरात्मा भी लास्ट में हार जाती है, थक जाती है। तब भी वो कचोटती रहती है, बोलती रहती है अंदर से आपके हमेशा वो कि ये गलत है, गलत है, गलत है। और डेली वो प्रतिज्ञा किस कारण से आप लेते हो? अंतरात्मा के कारण से वो लेती है प्रतिज्ञा। कल फिर, लेकिन संवेग फिर बुद्धि में हावी हो गए, जैसे वो हावी होंगे फिर करवाएंगे आपसे। तो हमेशा कोई भी काम जब आप दोहराते हो उसमें संवेगों की सबसे बड़ी भूमिका होती है। वो विवेक को ख़त्म कर देते हैं, मत भ्रष्ट हो जाती है उस समय, है ना। आप लोगों की उम्र में संवेग सबसे ज़्यादा हावी होते हैं, सबके अंदर कुछ ना कुछ संवेग हावी होंगे। आपको पता, लत, जैसे मोबाइल की लत लग गई, अब व्हाट्सअप आप करोगे क्या इसमें? कुछ नहीं। लॉक खोलने के बाद आप कुछ नहीं करते, लेकिन आपकी आदत क्या बन गई? यूट्यूब खोले तो थोड़ा ऐसे पूरा वीडियो कोई नहीं देखना, स्क्रॉलिंग की आदत पड़ गई, देखते ही रह गए, फिर रख दिया। फिर इसके बाद स्टेटस देखा आपने, व्हाट्सअप में सबके स्टेटस चेक किए, वो आपकी एक आदत सी पड़ चुकी है, उसे आप छोड़ना चाहोगे नहीं छोड़ पाओगे। अब आपके दिमाग में फेसबुक खोला, सब में 2-2 सेकंड रुक रहे हो, ज़्यादा नहीं, 2-2 मिनट 2-2 सेकंड रुक रहे हो, निकल जा रहे हो, रुक रहे हो, निकल जा रहे हो। ये आपका एक हैबिट क्रिएट हो गया, बर्बाद हो गए आप। मेरे साथ हुआ था बीच में, शुरुआत में यूट्यूब चैनल जब आपका बहुत तेज़ी से उठ रहा था, मेरी आदत पड़ गई थी कमेंट पढ़ने की, बहुत कमेंट पढ़ने लग गया मैं। 1 महीने परेशान हुआ उससे मेंटली। मतलब कोई वीडियो पब्लिश हो, मुझे कमेंट देखने में बड़ा मज़ा आता था, बड़ा अच्छी चीज़ें होती थी। फिर मैंने देखा यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, कुछ चेंज हुआ इस पूरे 1-2 महीने में। और फाइनली मोबाइल रात को 10 बजे के बाद ये जितने हैं ये दिखते नहीं हैं आसपास, एक लॉकर बना रखा है, उस पर डाल देता हूँ, ताला लॉक किया, ख़त्म बात। छूना ही नहीं है, कुछ नहीं होगा इनसे, कोई कल्याण नहीं होना, कोई आत्म विकास नहीं होने वाला। आपको फिर हठी बनना पड़ेगा। और आज के टाइम में मैं आपको बताऊं कि मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं, मैं मोबाइल से कोई न लत है, किसी चीज़ की कोई लत नहीं, क्योंकि आपका विनाश है। आपको हर चीज़ एक लिमिट में करनी है। यदि आप लिमिट से पार जाएंगे, आपकी अंतरात्मा गवाह नहीं देगी, फिर आप अपने आप को कोलैप्स कर लेंगे, ख़त्म कर लेंगे। मेरे एक मित्र हैं, वो इंडियन आर्मी में थे, पीते थे, वहाँ से पीने की लत लग गई उनकी। लत लगने के बाद 34-35 साल में रिटायर हो गए। आर्मी में 17-18 साल की जॉब होती है ना, OR में, यदि आप प्रमोशन नहीं लेते। रिटायर हो गए, रिटायर होने के बाद घर आए, घर आने के बाद उनकी संगत, और तो वैसे भी पहले पीने की लत थी, अब जब आने के बाद उन्होंने बढ़िया जो है ऐसे लोगों के साथ मुलाकात हो गई जो देसी पिलाते थे, महुआ वाली, ये जो चलता है लोकल वाला, वो पीना चालू किया। दोनों किडनी कोलैप्स, वो पड़े हैं, उनके बच्चे पड़े हैं, सब पर सब बर्बाद कर दिया। तो लाइफ में आप यदि गलत हैबिट्स अभी कर रहे हैं और यदि बॉडी अलार्म कर रही है, यदि नहीं रुक रहे हैं, तो आप बर्बाद हो जाएंगे किसी भी टाइम पे, समय नहीं लगेगा, है ना। तो आपको अंतरात्मा को प्राथमिकता देनी चाहिए अपने, यही सब कुछ है। यही आपको गलत करने से हमेशा, इसी को आत्मनिष्ठता कहते हैं। आप आत्मनिष्ठता, वस्तुनिष्ठता क्या होता है कि बाहरी आंकड़े, बाहरी फैक्ट। वस्तुनिष्ठता क्या है? आग में जाओगे तो जल जाओगे, वस्तुनिष्ठता है। नहीं भरोसा हो तो हाथ लगा के देख लो, आपका खुद का अनुभव भी बता देगा। बहुत सारे लोग के अनुभव देख सकते हो कि आग लगी पूरा जल गए, ये वस्तुनिष्ठता है, इसमें कोई गलत नहीं है। सूरज पूरब से उगता है, वस्तुनिष्ठता है, सत्य है ये बात, इसमें भी कोई कहेगा कि नहीं नहीं नहीं। शेर दहाड़ता है, वस्तुनिष्ठता है ना।
यदि कुछ भी हो, आप देखोगे हर चीज़ में वस्तुनिष्ठता है, एक स्वाभाविक, आपने पता है कि हाँ ये वस्तुनिष्ठ है, बात सही है। लेकिन मुद्दा क्या है कि जब आप आत्मनिष्ठा के आपके अंदर से वो बात आती है, अंदर से आपको पता होता है कि ये चीज़ क्या है, इंट्यूशन, ये इंट्यूशन आपको बताता है आत्मनिष्ठता है। वस्तुनिष्ठता मतलब बाहरी आंकड़े, आत्मनिष्ठता मतलब अंदर से आंकड़े। कई बार कोई काम सही भी होता है लेकिन आपको लगता है ये मुझे नहीं करना चाहिए, समझ रहे हैं? कोई चीज़ सही होते हुए भी वस्तुनिष्ठता के आधार पे कोई चीज़ सही हो सकती है लेकिन आत्मनिष्ठता के आधार पे कोई चीज़ गलत हो जाती है, जैसे लव मैरिज। ठीक है, 100% आपको पता है कि इसमें इसकी वस्तुनिष्ठता क्या है, सक्सेस भी है, अनसक्सेस भी है। अरेंज मैरिज की वस्तुनिष्ठता क्या है, सक्सेस भी है, अनसक्सेसफुल भी है। लेकिन आत्मनिष्ठता आपको बताएगी कि आपको क्या करना चाहिए, वो अंदर से बताएगी कि आपके लिए सही है या गलत है। वो आत्मनिष्ठता पे भी आपको जाना पड़ेगा। तो कई बार वस्तुनिष्ठता के साथ आत्मनिष्ठता को जोड़ना पड़ता है सही निर्णय लेने पे। ये काम प्रशासन पे भी आपको करना पड़ेगा। अगला पॉइंट लिखिए, चौथा पॉइंट है आदेश एवं बाध्यता का भाव। किस पे होता है, विधि में। विधि में बाध्यता होती है, आप विधि पे आप बाध्य होते हो मानने के लिए। आदेश एवं बाध्यता का भाव, नहीं मानेंगे तो आपके ऊपर, है ना। इसमें क्या होता है, संकल्प की स्वतंत्रता। आप संकल्प लेते हैं, संकल्प ले सकते हो किसी भी काम का नहीं करने का, लेकिन स्वतंत्र, संकल्प की स्वतंत्रता है आपके पास। किसमें, नैतिकता में। संकल्प की स्वतंत्रता और स्वेच्छा का भाव। ठीक, क्लियर, समझ में आया। अब आप मुझे बताइए, कई बार कई चीज़ें नैतिक होती हैं लेकिन कानून उसकी इजाज़त नहीं देता है। कई बार कोई चीज़ अनैतिक होती है लेकिन कानून उसकी इजाज़त देता है। तो अगली हेडिंग डालिए, कानून एवं नैतिकता में अंतर विरोध। पहला पॉइंट लिखिए, पहला अंतर विरोध देखिए। अब आप मुझे बताइए, कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए एक केस स्टडी देते हैं, किसी महिला है जो प्रेग्नेंट है, ठीक है, और ऐसी कंडीशन में कानून ये कहता है कि गर्भपात नहीं करना चाहिए, है ना, हम नहीं ख़त्म कर सकते, उस बच्चे को हमें ज़िंदा रखना है। लेकिन उस बच्चे के कारण यदि महिला का जीवन संकट में पड़ रहा हो तो ऐसी कंडीशन में कर सकते हैं, है ना। तो कई बार कोई चीज़ कानूनी होगी लेकिन वही चीज़ नैतिक तौर पे दूसरी हो जाएगी। लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए, यह आवश्यक नहीं है कि जो नैतिक दृष्टिकोण से अनुचित है, जो नैतिक दृष्टिकोण से अनुचित है वह कानूनी रूप से भी गलत हो, वह कानूनी रूप से भी गलत हो। वह कानूनी रूप से भी गलत हो। जैसे झूठ बोलना, यदि आप झूठे व्यक्ति हैं तो झूठ बोलना नैतिक रूप से गलत है कि सही है? आपकी अंतरात्मा मना करेगी कि नहीं करेगी? कानूनी तौर पे कौन आएगा? पुलिस पकड़ने आएगी आपको झूठ बोलने से? यदि आप झूठ बोलते हैं तो पुलिस आती क्या पकड़ने? लेकिन अंतरात्मा तो डेली पकड़ती है। ईर्ष्या करना, यदि आप किसी से ईर्ष्या करते हैं तो ईर्ष्या करना क्या अपराध है? लेकिन ईर्ष्या करने, आप किसी से ईर्ष्या करते हैं मान लीजिए और आपने उसका मर्डर भी कर दिया तो नैतिक भी अनैतिक भी हो गया और कानूनी तौर पे भी आप, है ना, गलत हो गए। लोभ करना नैतिक तौर पे अनुचित है लेकिन कानूनी तौर पे अनुचित नहीं है। अच्छा, झूठ बोलना आप कह रहे हैं कि अनैतिक है, लेकिन मान लो झूठ बोल के आप किसी को ठग लिए। जैसे आपने देखा ना हेरा फेरी मूवी में, हेरा फेरी उसमें वो क्या है, अक्षय कुमार राजपाल यादव के 30-35 लाख रुपए उसके लेकर के लगा देता है, 21 दिन में ट्रिपल कराता है, डबल है ट्रिपल ऐसे कराता है, मूवी देखा होगा आपने। तो उसने क्या किया, झूठ बोल के ठग लिया उसे,
तो नैतिक तौर पे अनुचित। और उसको कौन ठग रहा था? बिपाशा बसु रहती है शायद उसमें, है ना। तो झूठ बोल के यदि आप किसी को नुकसान पहुंचा देते हैं, जब आप किसी भी नैतिक रूप से अनुचित विषय वस्तु से किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, तो वो कानूनी तौर पे भी अनैतिक हो जाता है, कानूनी तौर पर भी वो उस पर लीगल फिर आपके ऊपर, है ना। तो लिखिए इसके बारे में। यह आवश्यक नहीं है कि जो नैतिक दृष्टिकोण से अनुचित हो वह कानूनी दृष्टिकोण से भी गलत हो। जैसे झूठ, ईर्ष्या, लोभ, द्वेष आदि नैतिक दृष्टिकोण से अनुचित हैं, नैतिक दृष्टिकोण से अनुचित हैं, परंतु कानूनी दृष्टिकोण से अपराध नहीं है, अगर झूठ बोलकर किसी को ठगा जाता है, तो वह नैतिक दृढ़ से अनुचित होने के साथ साथ, नैतिक दृष्टिकोण से अनुचित होने के साथ साथ कानूनी रूप से भी गलत हो जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि यदि कोई गर्भपात कराना हो, तो गर्भपात करना वैसे नैतिक तौर पे भी अनुचित है कि नहीं है? किसी की जीवन ख़त्म कर देना नैतिक तौर पे अनुचित है और गैर कानूनी भी है। लेकिन यदि किसी की जीवन की रक्षा करने के लिए गर्भपात कराना पड़ जाए, तो क्योंकि नैतिकता क्या करती है? न्यूनतम क्षति की बात करती है। तो ऐसे में ये नैतिक तौर पे गर्भपात कराना क्या हो जाएगा? उचित, और गैर कानूनी भी है। तो अगला पॉइंट ये भी लिख लीजिए। पुनः जो गैर कानूनी है वह नैतिक दृष्टिकोण से उचित हो सकता है। पुनः जो गैर कानूनी है वह नैतिक दृष्टिकोण से उचित हो सकता है। जैसे गर्भपात गैर कानूनी है, एवं महिला के जीवन रक्षा हेतु यदि यह आवश्यक हो तो फिर उसे उचित माना जा सकता है। अगला पॉइंट, तीसरा पॉइंट, कई बार कानून पुराने, अनुपयोगी एवं अप्रासंगिक हो जाते हैं। कई बार कानून जो होते हैं पुराने हो जाते हैं, अनुपयोगी हो जाते हैं, अप्रासंगिक हो जाते हैं। तो वो कानून, उन कानूनों को यदि हम वर्तमान प्रासंगिकता में जोड़े तो कैसे हो जाएंगे? अनुचित हो जाएंगे, नैतिक तौर पे भी अनुचित हो जाएंगे। उनके आधार पे फिर नैतिकता का निर्धारण नहीं कर सकते, क्योंकि वो कानून अप्रासंगिक हैं। जैसे कि समलैंगिकता, होमोसेक्सुअलिटी, ये कानून था पहले, अनुचित कानूनी था कि गैर कानूनी था? आप समलैंगिक विवाह नहीं कर सकते थे, आप समलैंगिक लिविंग रिलेशन नहीं कर सकते थे, लेकिन अब क्या किया उसी को सुप्रीम कोर्ट ने? तो वो क्या हो गया? वो कानून अप्रासंगिक हो गया। तो कई बार कानून पुराने हो जाते हैं, लेकिन नैतिकता आपकी पुरानी, नैतिकता कभी पुरानी होगी? नहीं। नैतिकता भी प्रगतिशील है, नैतिकता भी कानूनी आधारों पे बनती है। जैसे कि अब सरकार क्या करे, आपकी नैतिकता कैसे बनती है? जैसे मान लो आप हैं, आप विरोध करते हैं, आप अपने व्यक्तिगत जीवन को लें, मान लो विवाह आपके जीवन का एक बहुत बड़ा व्यक्तिगत पक्ष है, तो इस पे आपने कानून, आपको पता है कि हमारा समाज अनुमति नहीं देता अंतरजातीय विवाह को, ठीक है? तो आपकी नैतिकता कैसे बन जाएगी? इथिक्स बनती कैसे है? समाज जैसी, समाज की मौलिक मान्यताएं हो गई, तो हमेशा आप क्या करेंगे? आप इसका सपोर्ट नहीं करेंगे।
अंतर, अभी मैं आपसे कहूँ कि आपकी शादी जो है दूसरे धर्म में करवाने जा रहा है, करोगे? संवेगों के आधार पे तो कर सकते हो आप, लेकिन नैतिक तौर पे यदि आप थोड़ा विरोध करोगे उस चीज़ का, चलो आप एक बार शादी कर भी लोगे, लेकिन जब आप माता पिता बनोगे और आपके बच्चे का मैं बोलूँ कि इस बच्चे की शादी मैं दूसरे धर्म में करवा रहा हूँ, या आपका बच्चा आके आपसे कहे कि बेटा, मान लो आपके पुत्र हैं और पुत्र कह रहा है कि मुझे जो है एक लड़के से शादी करना है, बताओ विरोध करोगे कि नहीं करोगे? क्यों? आपके नैतिक वैल्यू बने कैसे, इथिक्स बनी कैसे? सामाजिक मान्यताओं से, समाज में उसे स्थान नहीं दिया गया है। आपकी कोई लड़की है, वो कहे कि मुझे किसी लड़की से शादी करना है, मान्यता दोगे? नहीं दोगे ना, क्योंकि आपके वैल्यू ऐसे बने हुए हैं। वो आपको लगेगा क्या समाज में मेरी इज्जत रह जाएगी, है ना। हर माँ बाप क्या सोचते हैं कि हमारा पुत्र बड़ा होगा तो बढ़िया धूमधाम से शादी करेंगे, सेटल्ड हो जाएगा। पता चला आपने लड़के से ही शादी करके बराबर कर दिया। अब उनको क्या सोचेंगे? वो उनकी मौलिक मान्यताएं ऐसी बनती हैं, समझ रहे हो। ये भी इथिक्स भी समय के साथ परिवर्तनशील होती है, इसको भी निर्देशित करती है नैतिकता को। कौन निर्देशित करता है? समाज। मौलिक मान्यताएं, जैसे मान लीजिए आप हैं, आप शाकाहारी हैं, आपके घर में भी कोई मांस नहीं खाता, तो जब कभी कोई आपको खिलाए कि लो थोड़ा सा दबा दो, या कहीं आप पार्टियों में जाएं वहाँ पे लगा हो एक तरफ से मांसाहार, तो आपकी मौलिक मान्यताएं क्या कहेंगी? नहीं। यदि आपके घर में मांसाहार चलता है, आप खूब खाते हैं, तो आपको वही चीज़, तो नैतिक तौर पे परिवर्तन हो गया ना। आपको गाइड किसने किया? आपके परिवार ने, आपके समाज ने, आपके सोसाइटी ने। आप नहीं कर पाएंगे वो चीज़। तो इथिक्स भी क्या होती है? निर्देशित होती है। ये भी समय के साथ प्रगतिशील होती है। आपकी मान्यताएं समय के साथ बदलती जाती है। हो सकता है आज आप किसी चीज़ का विरोध कर रहे हो, कल उसी चीज़ का आप विरोध ना करें। समझ रहे हैं बात को? जैसे कि बेटी, एक घर में यदि 10 बेटियां हो जाती थी, स्त्री का सम्मान नहीं होता था। अब समय के साथ ये मौलिक मान्यता बदल रही है। अब बेटियों पे भी लोग गर्व कर रहे हैं, बेटी भी पैदा हो रही, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि समाज का अब धीरे धीरे क्या हो रहा है? सोशलाइजेशन हो रहा है, चेंज हो रहा है। लोग महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। जाति प्रथा पहले होता था, घर में यदि कोई आपको पता नीच जाति है, आप घुसने भी नहीं देते थे। अब क्या हो गया? सब फर्क नहीं पड़ता। अब आप खेलते कूदते खाते पीते एक स्कूल में पढ़ते हैं। पहले क्या होता था? किसी स्कूल में यदि नीच जाति के बच्चे पढ़ते थे, लोग अपने बच्चे ही नहीं भेजते थे। अब नीच जाति उज्जत का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। तो समय के साथ सामाजिक मान्यताएं क्या हो गई? आपस में जुड़ गई। क्यों? वो एम्पावर्ड हो गया। पत्र गांव का प्रधान ही आपका एससी है। अब ब्राह्मण को अपने बच्चे का आय प्रमाण पत्र बनवाना है, वैसे ही वो आरक्षण का शिकार है, तो वो क्या करेगा? जाएगा ना बाबूजी के पास साइन करवाने। तो हमारे संविधान ने क्या किया? ये बराबरी का दर्जा है, दिमाग से ही हटा दिया कि शासक कभी अछूत, शासक को सब बराबरी के हिस्से पे लाके खड़ा कर दिया, है ना। पता चला गांव प्रधान महिला है और घर में महिला विरोधी हैं। अभी आप देखिए जितनी मूवियाँ बन रही हैं इस समय, जैसे टॉयलेट के ऊपर एक मूवी बनी है ना, अक्षय कुमार जिसमें रोल किया, पैडमैन के ऊपर एक मूवी बनी। ये सामाजिकता को दिखाती है कि कैसे कैसे सामाजिक परंपरा, लोग अपने आंगन में शौचालय नहीं बनाने देते क्योंकि लोगों को लगता है कि एक साथ तुलसी और शौचालय कैसे हो सकते हैं, ये तो धरती अपवित्र हो जाएगी। अरे तो अपवित्र तुम पूरे हो, क्योंकि शौचालय वो तुम्हारे पेट के अंदर से ही निकल रहा है। यदि आप पवित्रता की बात करें तो ये पेट लगा है जहाँ पे इसका प्रोडक्शन होता है, पूरी मशीन तो तुम्हारे फैक्ट्री लगी हुई है, ऐसे में तो तुम पूरे अपवित्र हुए। कान में जनेऊ चढ़ा लेने से थोड़ा ना वो चीज़ हो जाएगी। सोच की बात है, धीरे समय और परंपराओं के साथ फिर चीज़ें बदलती जाती हैं, समझ रहे। तो आपकी इथिक्स भी कैसी होती है? गतिशील होती है। नैतिकता भी आपकी समय के साथ परिवर्तित होती है। मैं बस ये समझाना चाहता था। विधि कानून भी परिवर्तनशील है और नैतिकता भी परिवर्तनशील है। लिख लीजिए, कहाँ पे हैं? हाँ, हम यहाँ पे बात कर रहे थे। कई बार कानून पुराने अनुपयोगी का प्रासंगिक हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में उन कानूनों के आधार पर नैतिकता का निर्धारण करना उचित नहीं माना जा सकता। वेरी गुड। अगला पॉइंट, आपदा आदि के समय, आपदा आदि के समय जब तत्काल निर्णय लेने की आवश्यकता हो, आपदा आदि के समय जब तत्काल निर्णय लेने की आवश्यकता हो, तो उस समय
एक वो उसमें बोलता है ना, कौन सी मूवी है आपकी, मुन्ना भाई MBBS, उसमें बोलता है कि यदि कोई व्यक्ति है ना जहर खाए पड़ा है तो पहले फॉर्म भरना ज़रूरी है। कानून का पालन वहाँ पे करना जरूरी नहीं है जहाँ पे इमरजेंसी हो, समझ रहे हैं ना। इमरजेंसी केसेस पे आपको कानून के इतर, आपके घर पे आग लग गई, अब आप कानून का पालन कर रहे हैं, आप वहाँ पे जिसका जो पाएंगे वो उससे आप बुझाएंगे, ख़त्म करेंगे, नहीं तो सब जल के खाक हो जाएगा, है ना। अब आप कानून का पालन कैसे कर रहे हैं, आपने फ़ोन किया, फायर ब्रिगेड आएगी, फिर बुझाएगी, ये करे, नहीं, आप जो होगा झोंक देंगे उसको लेकर के, समझ रहे हैं। तो जब कभी डिजास्टर की बात होती है, आपदाओं की बात होती है, तो आप न्यूनतम क्षति का प्रयास करते हैं। ठीक है, लिखिए, आपदा आदि के समय जब तत्काल निर्णय लेने की आवश्यकता हो, उस समय कानूनी प्रक्रियाओं का पालन न करते हुए, कानूनी प्रक्रियाओं का पालन न करते हुए भी आपदाग्रस्त इलाकों में सहायता पहुंचाना और विपत्ति में पड़े लोगों के जान माल की रक्षा करना, विपत्ति में पड़े लोगों के जान माल की रक्षा करना नैतिक दृष्टिकोण से उचित माना जाएगा। कानून, नियम, विनियमन, अगला पॉइंट लिख लीजिए, कानून, नियम, विनियम। अब ये क्या है, नियम विनियमन मैं अगले लाइन पे लिखवाऊंगा। कानून, नियम, विनियम में कानून की स्थिति सर्वोच्च होती है, में कानून की स्थिति सर्वोच्च होती है। कानून का व्याख्यान, विस्तारण एवं स्पष्टीकरण, कानून का ही व्याख्यान, विस्तारण एवं स्पष्टीकरण नियम और विनियमन के माध्यम से किया जाता है। नियम और विनियमन के माध्यम से किया जाता है ताकि कानून को व्यवहारिक रूप दिया जा सके, ताकि कानून को व्यवहारिक रूप दिया जा सके, उसकी मूल भावना को साकारित किया जा सके, उसकी मूल भावना को साकारित किया जा सके। तो ये हो गया आपका कानून वर्सेस इथिक्स में सिमिलरिटीज़, दोनों में क्या अंतर विरोध हैं, दोनों चीज़ें हमने देख ली। अब आप क्वेश्चन उठा के देखोगे तो ये पूछा गया होगा, आप इसको जान चुके हैं, कम से कम आप कुछ लिख के आएंगे, आपको नंबर मिल जाएंगे। आगे जो मैं अब आपको पढ़ाऊँगा उसमें अभी कल जो बहुत सारे टर्म्स जो मैंने आपको शुरू में लिखे थे, अब समय समाप्त हो रहा है तो आज यहीं तक रखेंगे। ये अभी सारे टर्म्स अभी देखने हैं आगे, तो कल देखो, कोशिश करते हैं कुछ काफ़ी हद तक कल लगभग चीज़ें हो जाएंगी। एक और लिख लीजिए, कानून एवं अंतरात्मा में अंतर, 2 लाइनें हैं। कानून एवं अंतरात्मा में अंतर सेम ही होगा यदि आपसे पूछा जाएगा तो। कि कुछ अलग लिखेंगे, विधि और नैतिकता सेम ही लिखेंगे ना। हाँ, लिख लीजिए, इसमें एक लाइन लिखिए, विधि एवं नैतिकता में अंतर के पक्ष को ही लिखना है। विधि एवं नैतिकता जो मैंने अभी लिखवाया वही चीज़ आप अंतरात्मा में लिख देंगे। विधि एवं नैतिकता के ही पक्ष को लिखना है। कभी कभी आयोग खेल जाता है, आपसे पूछ लेगा कानून एवं अंतरात्मा, आप फिर हाथ खड़े हैं, नहीं पता मुझे,
तो ये लाइन में लिखवाए दे रहा हूँ। सेम चीज़ है, बाह्य दबाव की स्थिति, उसमें आंतरिक दबाव की स्थिति है ना। इसमें विधि में क्या होता है, दंड, भय, पुरस्कार, लोभ आदि के माध्यम से आपको ये पालन करवाया जाता है। और अंतरात्मा में क्या होता है, अंतरात्मा में उल्लंघन की स्थिति के बाद आपको पश्चाताप, ग्लानि, इन सब चीज़ों की बात आती है। तो ये हो गया आज का इतना सेशन, अभी आगे और चलेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक, चलो।